welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर प्लान्ड डेवलपमेंट। ओके, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट एंड दिस इज चैप्टर नंबर 3 इन आवर बुक। बट आप जैसे कि आपको पता है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। अब इस चैप्टर का नाम क्या है? प्लान्ड डेवलपमेंट है और चैप्टर तो बिल्कुल सेम वही है, चैप्टर वही पढ़ना है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है एंड कुछ एडेड टॉपिक्स है इस चैप्टर में, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में पढ़ा दूंगी। ठीक है, कौन कौन से 2 एडेड टॉपिक्स हैं हमारे इस फुल चैप्टर में? देयर आर 2 टॉपिक्स जो ऐड हो गए हैं। एक है नीति आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे एंड दूसरा है एनडीसी के बारे में। तो देयर इज नो नीड टू वरी, पूरा का पूरा चैप्टर विद द एडेड टॉपिक्स आज मैं आपको एक ही वीडियो में अच्छे से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको बाकी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज के किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ना है, इंग्लिश एंड इवन ऑप्शनल्स, तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं सारे ही चैप्टर्स अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ एंड आप जाके पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्लान्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है गाइज, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने रिसेंटली चैप्टर कौन सा पढ़ा? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और हमने उसमें फाइनलाइज कहाँ करा था? हमने देखा दैट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली एंड इंडिया के सामने जितने भी चैलेंजेस थे उनको हमने धीरे धीरे ओवरकम करा। अब हम लोगों को किस पे फोकस करना था? अब हमारी कंट्री को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करना था, हमें अपनी कंट्री को डेवलप्ड बनाना था। आफ्टर द पार्टीशन हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी, हमारी इंडस्ट्रीज़ इतनी ग्रो नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो अब जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया तो हमें अपना एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स बनाने थे, इधर वो एग्रीकल्चर के हो, इधर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हो, जिससे हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। तो देखो, अगर कोई भी इतने ह्यूज टास्क करने होते हैं, जैसे अभी हम अपने एग्जाम्स की जब प्लानिंग करते हैं, अभी जब हमने पढ़ाई करते हैं तो देखा है हम कितने अच्छे से, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ दैट वी शुड प्लान आवर सिलेबस। हमें अपना टाइम को प्लान करना चाहिए, हमें अपने गोल्स को प्लान करना चाहिए, तभी हम अपने उन गोल्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेम इज विद आवर कंट्री ऑल्सो गाइज। अब हमारे कंट्री पे तो इतने ह्यूज लेवल पे डेवलपमेंट हमें लाना था, पूरे के पूरे कंट्री का डेवलपमेंट करना था, तो उसके लिए भी प्लानिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे नेशनल लीडर्स ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में कैसे प्लानिंग करी, क्या क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज लगाई हमारी कंट्री में प्लानिंग के तहत डेवलपमेंट करने के लिए। और जब आप कोई प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजी लगाते हो, तो कुछ उसकी कमियां भी होती है ना, कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में फेस हुई ड्यूरिंग दिस प्लानिंग सिस्टम, वो भी हम पढ़ेंगे। प्लानिंग का क्या रिजल्ट मिला हमें, वो भी हम पढ़ेंगे। तो एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तभी चैप्टर का नाम क्या है? प्लान डेवलपमेंट। मैं हमेशा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको चैप्टर का नाम समझाती हूँ। अगर आप चैप्टर का नाम समझोगे तो आपका चैप्टर में इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअली में चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर में हम पढ़ेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे आती है, और डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं? प्लानिंग के साथ हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। आई होप आपको चैप्टर का समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक केस स्टडी दे रखी है एंड दैट इज ऑफ ओडिशा। ठीक है, अभी हमारे स्टेट का नाम अलग तरीके से लिखते हैं हम, ओडिशा है, बट अभी बुक में हमारा ओडिशा ही गिना है। तो सबसे पहले गाइस हमें पढ़ना है ओडिशा के बारे में। यहाँ हमें ओडिशा का एक एग्जाम्पल दिया, एक सिचुएशन दी है, जिससे हम समझेंगे कि हमारे कंट्री लेवल पे देयर आर मेनी डिसीजंस जो लेने होते हैं, जिनके कई नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं और जिनके कई बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स भी होते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कंट्री में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, यही सब हमें प्लानिंग के समय पे सोचना पड़ता है, और इसी प्लानिंग के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट होती है। तो चलो देखते हैं ओडिशा का एग्जाम्पल। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है हम कहानी पढ़ रहे हैं ये, तो ओडिशा में देखो क्या था, बहुत लार्जेस्ट रिजर्व थे आयरन ओर के। ठीक है, मिनरल्स, आयरन ओर्स, आपको पता है ये कितनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। तो ओडिशा में बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व पाए गए, किसके? आयरन ओर के। एंड ओडिशा वैसे ही थोड़ा अंडर डेवलप्ड था, यानी कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, और जो है ओडिशा के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बन गई थी ये कौन से? आयरन ओर रिजर्व्स, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी जो माइनिंग करती हैं, स्टील मेकर्स, वो इंटरेस्टेड हो गए थे इस एरिया में। वो चाहते थे कि यहाँ पे आके अपनी अपनी साइट्स लगाए, माइनिंग साइट्स लगाए, और यहाँ से क्या करे? आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करे। उससे क्या होता? इनकम जनरेट होती गाइस, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट होगी, मिनरल्स बाहर आ रहे हैं, ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो इससे बहुत प्रॉफिट भी जनरेट होने वाला था। तो हमारी ओडिशा की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है? बहुत सारे जो है फॉरेन कंपनीज भी और इंडिया की कंपनी, डोमेस्टिक कंपनीज के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर देती है। नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? आप सिंपल अपनी लैंग्वेज के लिए समझ लो, वैसे आप
डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम मिले तो। यहाँ मैंने छोटी सी पिक्चर लगाई है फॉर 1 लाइन। तो मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बताऊँ तो एक तरीके का एग्रीमेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड मैनी अदर फॉरेन एंड स्टील मेकर्स के बीच में, कंपनीज के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है दैट दे विल डू द माइनिंग हेयर, और वो अपने प्लांट्स लगाएंगे सो एंड सो, जो कुछ भी डिसाइड हुआ होगा, डन। तो यहाँ पे जब वो साइन होता है तो वो गवर्नमेंट क्यों करती है, गवर्नमेंट क्यों अलाउ करना चाहती है सारे के सारे प्लांट्स को, कि कंपनीज को, कि वो यहाँ पे आके अपने प्लांट्स लगाए। उसके 2 रीजंस थे क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ करा होगा कि यहाँ पे आके कंपनीज आए, माइनिंग साइट्स लगाए अपनी। 2 रीजंस थे, क्या थे, और ये पॉजिटिव रीजंस हैं। क्या थे? सबसे पहले देखो गाइज, अगर यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज आ जाएंगी और अपने प्लांट्स लगा लेंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप होगा, आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लग जाएंगी, और जो है जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट से ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होने वाली थी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है यहाँ पे माइनिंग साइट्स लगाने देने से। दूसरा, बहुत ह्यूज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। अब यहाँ माइनिंग की साइट्स लगती तो माइनिंग के लिए इतने सारे लेबर, अनस्किल्ड, स्किल्ड दोनों की ज़रूरत होती, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती उड़ीसा के अंदर। देयरफॉर गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि ठीक है हम प्लांट लगाने देते हैं। ये इसके पॉजिटिव फीचर्स थे, बट वहीं पे इसके बहुत सारी शॉर्टकम्स भी थे, नेगेटिव फीचर्स आप कह सकते हो। वो क्या थे कि ये एरिया जहाँ पे इतना सारा आयरन ओर रिजर्व था, वहाँ पे बहुत सारी उड़ीसा की ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, जो लाइवलीहुड था जिनका, ये एरिया जो इस जगह पे रह रहे थे, जिनके घर इस जगह पे थे। अब यहाँ माइनिंग साइट लगनी थी, मतलब उनके घर उजड़ जाते, उनका लाइवलीहुड उनसे छिन जाता। ये इसका नेगेटिव फीचर 1 था। दूसरा नेगेटिव फीचर इसका क्या था कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्हें डर लग रहा था कि हाँ जब माइनिंग होगी, इतनी डीप तक माइनिंग होती है, उससे अर्थ को नुकसान पहुँचता है, अर्थक्वेक का खतरा होता है, और साथ ही के साथ पॉल्यूशन बहुत होती है। जहाँ जहाँ ये इंडस्ट्रीज लगती है ना माइनिंग वाली, आसपास की एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में पूरे फैल जाते हैं। तो ये इसके नेगेटिव फीचर्स भी थे, पॉजिटिव फीचर्स भी थे। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है कंट्री में तो डिसीजन कौन लेता है ये हमें समझना है। अब जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें भी पता था कि नेगेटिव फीचर्स है, पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी, उन्हें भी पता था एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, बट गाइस हमें अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट टाइम। तो इसलिए अगर हम ऐसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करते तो वो भी हमारी कंट्री के लिए सही नहीं था, क्योंकि हमें ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट करना था। तो ये एक इशू है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इशू हमारी कंट्री में होते हैं जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो उन इश्यूज़ का फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आप और मैं लेते हैं। कौन लेता है उन इश्यूज़ का फाइनल डिसीजन, वो हमें समझना है, और वो हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस। कॉन्टेस्टेशन मतलब क्या होता है गाइस? एक तरीके से कोई एक ऐसा इशू जिस पे डिबेट्स हो, जिस पे आपस में बातचीत हो, नेगोशिएशंस हो, तब कोई डिसीजन लिया जाए, जिसके ऊपर बहुत सारे सोच विचार करने की ज़रूरत है, वो होता है एक तरीके से कंटेस्टेशन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इशू हमारी कंट्री में होते थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिन पे कंटेस्टेशन की ज़रूरत थी। अगर हम इस ओडिशा वाले इशू की देखें तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स के बीच में सबसे पहले डिसीजन, पहला ग्रुप ट्राइबल पॉपुलेशन जिनके घर उजड़ रहे थे, दूसरा ग्रुप इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको अगर वो प्लांट्स लगाते तो प्रॉफिट होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट अलग पॉइंट था, क्या वो चाह रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वहीं इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे वो कंट्री के और जो है अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आती हैं हमारी कंट्री के सामने। यहाँ आप देख सकते हो कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो इन सभी केसेस पे फाइनल डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हो, मैं लेती हूँ, इन्वायरमेंटलिस्ट लेते हैं, इकोनॉमिस्ट लेते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन लेती है, या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लेते हैं। कौन लेता है ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को? गाइस ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कौन लेते हैं? पीपल के रिप्रेजेंटेटिव। कौन होते हैं पीपल के रिप्रेजेंटेटिव? गाइस वो पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हमने वोट डाल के चुना है, जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि इन शॉर्ट हमारी गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसको हमने डेमोक्रेसी के तहत इलेक्ट करा है हमारे डिसीजंस लेने के लिए, वो ये डिसीजन लेते हैं। फाइनल डिसीजन किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। एंड जब हमारी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो हमारी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी हमारी कंट्री में, वो किसके तहत लेगी? वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए लेगी, और साथ ही के साथ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को ध्यान में रखते हुए भी। अब देखो फाइनल डिसीजन किसका है? फाइनल डिसीजन कौन लेगा? हमारी गवर्नमेंट लेगी ना। बट ऐसा नहीं है हमारी गवर्नमेंट के जो मन में आएगा वो करेगी हमारी गवर्नमेंट, नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें श्योर कराया है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसमें गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखेगी, प्लस जो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखेगी। ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। जो भी डिसीजन वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ले रहे
हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, यस इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान रखना है हमारी गवर्नमेंट को कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बट साथ ही के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि सोसाइटी के एक हिस्से के साथ इनजस्टिस हो जाए या फिर एक ऐसा हो जो इकोनॉमिकली वीक हो जाए डिसीजंस की वजह से, और एक हिस्सा हो जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो जाए। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो भी वो डिसीजन ले उससे इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस बना रहे, सबको सोसाइटी में जस्टिस मिले, सबको इकोनॉमिक कि डेवलपमेंट का एक से ऐसा फ़ायदा मिले और साथ ही के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और जस्टिस भी होगा, जब जो है ये जितने भी मैटर्स हैं इतने इंपॉर्टेंट वाले, इसको कौन लेगा, हमारी गवर्नमेंट लेगी। हमारी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था कि भैया ये जो डिसीजंस है ना, ऐसे कौन से वाले कि भैया प्रोज भी हैं, कॉन्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है और एडवांटेजेस भी है। ऐसे डिसीजन में हमारी गवर्नमेंट को पता था कि ऐसा डिसीजन हम सिर्फ बिजनेसमैन पे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट के बारे में, एंड फार्मर्स भी अपने लिए ज़्यादा सोचेंगे। तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे डिसीजन को लेने में। कौन सा डिसीजन? जैसे उड़ीसा का डिसीजन था कि माइनिंग होगी या नहीं होगी, अगर ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रही है तो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करा जाएगा। तो ये सब डिसीजंस कौन लेता है हमारी कंट्री में? ये सब डिसीजन लेती है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट। दीज इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट, बहुत सारा पॉलिटिकल जजमेंट की ज़रूरत होती है ऐसे इश्यूज़ में। जज करी जाएगी सिचुएशन को, कंसल्टेशन यानी कि बातचीत की, एक दूसरे से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। कौन करता है ये सब? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जिन्हें वोट डाल के हमने अपना लीडर बनाया है, अपने लिए चूज़ करा है, वो ये डिसीजन लेते हैं। एंड इन डिसीजंस को अप्रूवल ऑफ पब्लिक भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि लीडर्स बस डिसीजन ले लेंगे, नहीं, लीडर्स के जो डिसीजन है उन्हें हम पब्लिक अप्रूव भी करें, हम उन्हें मान्य भी करें। अगर बाई चांस अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन बनाती है जो पब्लिक अप्रूव नहीं करती, तो वी ऑल्सो हैव आवर मीडियम्स कि हम प्रोटेस्ट करें और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपना जो है, अगर हम खुश नहीं हैं उन डिसीजन से तो उन्हें बताएं। ठीक है, तो हमेशा हमारी गवर्नमेंट को कैसे डिसीजन लेने हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाए सोसाइटी में, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी लाए, और साथ ही के साथ जो है हमारी कंट्री की पब्लिक उन्हें अप्रूव करे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हमें क्या समझाया है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन वाले टॉपिक से, कि जब भी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आए जहाँ पे सोच विचार करना था, जहाँ पे डिबेट्स होनी थी और एक सही फैसला लेना था, तो वो फैसला लेने की ड्यूटी किसके पास है? हमारी गवर्नमेंट के पास है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि वो ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट कैसे निभाती है। ठीक है, तो चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं हम अपना। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में गाइस हमें डेवलपमेंट का मीनिंग समझना है, दैट एक्चुअली में जब हम कंट्री में, वर्ल्ड में डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। चैप्टर का नाम ही है ना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें हमें समझना है। और जब किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात होती है तो बेसिकली क्या व्यू पॉइंट रखा जाता है। तो वैसे अगर हम डेवलपमेंट का मीनिंग देखें तो डेवलपमेंट का मीनिंग हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। आपने क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में भी चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमें बताया गया था डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए अलग होता है। डेवलपमेंट मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट आने को, बेहतरी होने को, ग्रोथ होने को हम डेवलपमेंट कह देते हैं। चाहे वो ग्रोथ इकोनॉमिक हो, चाहे वो ग्रोथ एजुकेशनल हो, चाहे वो ग्रोथ फिजिकल ही क्यों ना हो। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पहले एवरेज मार्क्स आते थे, अब उनके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, वो ए ग्रेड हो गया, तो वो उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट है। कोई एक ऐसा इंसान है जो पहले इतना फिजिकली फिट नहीं था, वो बहुत फिजिकली फिट हो चुके हैं, तो वो उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। और कोई एक ऐसा इंसान है जिसको पास पहले इतनी इनकम नहीं थी उनकी, अब उनके पास ज़्यादा इनकम आ गया, ज़्यादा पैसा आ गया, वो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड हमारे यहाँ हर एक इंसान का डेवलपमेंट गोल अलग होता है। एक बच्चे का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? स्कूल गोइंग स्टूडेंट का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? अच्छे अच्छे मार्क्स आए स्कूल में उनके, और जो भी उनका फ्यूचर डिजायर्ड गोल है उसकी तरफ वो जा पाएँ। ठीक है, उनके अच्छी परसेंटेज आए। ठीक है, बेसिकली एक स्टूडेंट का गोल यही होगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आए एंड देन फ्यूचर में मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं वो अचीव कर पाऊँ। ये एक स्टूडेंट का डेवलपमेंटल गोल होता है। वहीं पे एक फार्मर का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? कि उनकी क्रॉप्स अच्छे से होगी और उनकी क्रॉप्स को उन्हें अच्छा प्राइस मिले। एक फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उन्हें अच्छी वेजेस मिले। तो सबके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होते हैं, कि बात समझो। जैसे उड़ीसा वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि भैया इंडस्ट्रियलिस्ट को तो लग रहा था डेवलपमेंट होगा अगर उड़ीसा में प्लांट्स लगेंगे, माइनिंग प्लांट्स लगेंगे, बट क्या वो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए डेवलपमेंट था? नहीं, ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रहे थे उस डेवलपमेंट से। तो
क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, बट फिर भी वर्ल्ड वाइड हमने कोई ऐसा क्राइटेरिया तो सोचा होगा ना डेवलपमेंट का। जब हम कहते हैं ये कंट्री डेवलप्ड है, ये कंट्री अंडर डेवलप्ड है, हम कहते हैं ये कंट्री डेवलपिंग है, तो एक क्राइटेरिया तो होगा जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो यस, एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्नाइजेशन को समझ जाओगे तो आप डेवलपमेंट भी समझ सकते हो। डेवलपमेंट लाने का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि डेवलपमेंट मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन, कि जो कंट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, जो कंट्री मॉडर्न हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन देख लो आप। ठीक है, जो भी कंट्री मॉडर्नाइज होती रहती है उसको हम कहते हैं ये कंट्री डेवलप हो रही है। मॉडर्नाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मॉडर्नाइजेशन का पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं और न्यू स्ट्रक्चर आ रहे हैं। मैं मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। किसके एग्जांपल से? एग्रीकल्चर के एग्जांपल से। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी ना, तो मैं मॉडर्नाइजेशन आपको एग्रीकल्चर से ही समझाती हूँ। तो पहले देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है? पुराने इनपुट्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पुराने टाइप का टेक्नोलॉजी है, पुराने टाइप के टूल्स यूज़ हो रहे हैं, सिंपल सीड्स यूज़ हो रहे हैं, इरिगेशन के लिए रेन पे ही डिपेंडेंट है। ये एग्रीकल्चर की प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ है। बट अगर हम अपने एग्रीकल्चर में क्या लाएंगे? पुराने वाले स्ट्रक्चर्स को, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जैसे पुराने टाइप के इनपुट्स हो गए और जो है बुलक कार्ट्स, हल, ये सब, अगर हम इनको रिप्लेस कर देंगे किससे? न्यू टेक्नोलॉजी से। जैसे कि अलग अलग आजकल के टाइप के जो टूल्स होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, इरिगेशन के लिए सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट ना रहे, ट्यूबवेल एंड अलग अलग अपना सिस्टम जो है आज के समय पे जो होते हैं, अगर उन्हें अडॉप्ट कर ले, बढ़िया क्वालिटी के सीड्स लाएं, तो क्या होगा? उससे हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइज हो जाएगा। ऐसे ही कंट्री लेवल पे, पूरे हमारे डेवलपमेंट लेवल पे जब हम पुराने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इंस्टीट्यूशंस लाते हैं, नई नई सोच लाते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है मॉडर्नाइजेशन। जैसे एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन कब होगा? जब हम पुराने प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को छोड़ेंगे एंड नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए हो, चाहे वो बीज बोने के लिए हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग के टाइम हो। जब हम नई टेक्नोलॉजी लाए, पुराने स्ट्रक्चर्स को हमने छोड़े, तो हमने क्या कहा? एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हो गया। वैसे ही डेवलपमेंट को हम किससे कंपैरिजन करते हैं? मॉडर्नाइजेशन से। ओवरऑल अगर सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, यानी कि लोग नए नए आइडियाज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कंट्री में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डेवलपमेंट। तो एक्सपर्ट्स यूजुअली क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वो कंट्री क्या है? वो कंट्री डेवलप्ड है। अब मॉडर्नाइजेशन में और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ, कि सिर्फ आप इकोनॉमी को ही नहीं बढ़िया करो, अपनी सोच में भी बदलाव लाओ, आइडियाज़ लाओ ग्रोथ के। ठीक है, मटीरियल प्रोग्रेस में सब आ जाएगा कि आप लोगों की जो है कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, ये हो गया। एंड साइंटिफिक रेशनैलिटी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन भी हो रहा है, ये हो गया मॉडर्नाइजेशन के अदर कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली डेवलपमेंट को अगर जब हम कंट्री लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कहते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, तो हम क्या देखते हैं कि वो कंट्री कितनी मॉडर्नाइज है, वो क्या अपने ओल्ड इंस्टीट्यूशंस पे चल रही है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पे चल रहा है, उन्होंने नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। तो मॉडर्नाइजेशन को हम एज अ लेवल ऑफ डेवलपमेंट लेते हैं। जो कंट्री जितनी मॉडर्नाइज, वो कंट्री उतनी डेवलप्ड। और अब समझो आप वेस्ट की सिचुएशन। अब देखो ज़्यादातर जितनी भी हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया और यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ को हम कह देते हैं क्या? कि ये कंट्री मॉडर्न है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने पुराने स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर चुके हैं। क्या तो पता नहीं कब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, बहुत सारी, जैसे यूएसए का ही आप एग्जाम्पल ले लो। देयर आर मैनी वेस्टर्न कंट्रीज जो ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी हैं, जहाँ मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, जो मॉडर्न है। तो कई बार हम लोग वेस्ट की तरीके से बनना, वेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। वेस्ट को क्यों कंसिडर करते हैं एज द स्टैंडर्ड मेजरिंग डेवलपमेंट? क्योंकि वेस्टर्न कंट्री तो ऑलरेडी मॉडर्न है ना, तो जब हम मॉडर्न बन रहे हैं तो मतलब हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बन रहे हैं। तो इसलिए कई बार इन शॉर्ट डेवलपमेंट को वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कंपेयर कर लिया जाता है। तो अब अगर आप ये एनसीईआरटी की लाइन समझोगे तो अब आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो क्या? कि समटाइम्स पीपल रेफर टू वेस्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट। कई बार डेवलपमेंट मतलब क्या था? वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बनने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मॉडर्न। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मॉडर्न बनना। एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज ऑफ वेस्ट। और
मॉडर्न बनना मतलब क्या हुआ कि भैया मॉडर्न कौन है, ऑलरेडी मॉडर्न कौन है, वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी मॉडर्न है। तो कई बार हम क्या कह देते हैं, डेवलपमेंट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जैसा बनना। तो इसी बेसिस पे हम अपने वर्ल्ड में यही क्राइटेरिया पे हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे डेवलपमेंट मतलब मॉडर्नाइज होना, मॉडर्नाइज मतलब पुराने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करके नई टेक्नोलॉजी लाओ, नए आइडियाज़ ऑफ ग्रोथ लाओ, नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लाओ, रेवोल्यूशन लाओ, ये होता है मॉडर्नाइज होना। एंड मॉडर्नाइजेशन जहाँ जिस कंट्री में मॉडर्नाइजेशन हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो या एजुकेशन सिस्टम में हो, जो चीज़ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जहाँ पे भी, वहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। तो आई होप अब आप ये समझ गए होंगे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर बेसिक डेफिनेशन अगर डेवलपमेंट की जाननी हो तो वो आप यहाँ पिक्चर में से देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे सामने 2 मॉडल्स थे जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री में डेवलपमेंट ला सकते थे। तुम्हारे लिए बहुत आसान है समझना। एक यूएसए वाला था, कैपिटलिज्म वाला, जहाँ पे यूएसए क्या कहता था, प्राइवेट ओनरशिप रखेंगे हम, गवर्नमेंट बहुत इंटरवेन नहीं करेगी, ठीक है, फ्री इकोनॉमी चलेगी, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। मार्केट फोर्सेस होगी, प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम, जो जितना अपनी इनिशिएटिव से कमाई कर सकते हैं उस हिसाब से चलेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी, प्राइवेट ओनर्स होंगे, जितनी कमाई चल रही है वैसा होगा। ये कैपिटलिस्टिक मॉडल था, ये था हमारे सामने कि या तो हम कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर ले, सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप पे छोड़ दे, या फिर हमारे सामने दूसरा मॉडल था यूएसएसआर वाला, सोवियत यूनियन वाला सोशलिस्टिक मॉडल, जिसमें क्या था कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरवेंशन करेगी, गवर्नमेंट फैसले लेगी इकोनॉमी को चलाने की। तो हमारे सामने 2 मॉडल्स थे कि या तो हम सोवियत यूनियन वाला मॉडल अपनाएं कि या तो हम गवर्नमेंट के हाथ में दे दे सब कुछ, गवर्नमेंट डिसीजन ले सोसाइटी के वेलफेयर का, या हम प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में दे दे। तो इस चैप्टर से हम समझेंगे हम अपने डेवलपमेंट लाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ठीक है। बट अभी वो थोड़े समय रुक के पता चलेगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लेफ्ट एंड राइट विंग। एक्चुअली में ये टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा बॉक्स दे रखा है आपकी बुक में, बट बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको लेफ्ट एंड राइट विंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप समझ लीजिए। तो कई बार जब हमारी कंट्री में जो है, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो देयर आर 2 आइडियोलॉजीज, एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है, एक राइट विंग आइडियोलॉजी। कुछ लोग लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग राइट विंग को। तो जब भी लेफ्ट विंग आता है तो लेफ्ट विंग कौन से होते हैं, राइट विंग कौन से होते हैं, ये मैंने डिफरेंस लिख दिया है। एग्जाम में भी बाई चांस अगर आ जाए तो आपको आना चाहिए। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लेफ्ट विंग एंड राइट विंग। तो लेफ्ट विंग के लोग कौन होते हैं, वो होते हैं जो फेवर करते हैं गाइस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना, एक कंट्री में बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाए, स्कीम्स लगाए, जिससे पुअर लोगों को बेनिफिट हो, डाउन ट्रॉडन सेक्शन जो है सोसाइटी की उनको बेनिफिट हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगाए इन सेक्शंस के डेवलपमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट जैसे भी करके वो करे, पुअर लोगों को सब्सिडी दे, चाहे अमीरों पे टैक्स लगाए, एनी सिस्टम जो भी गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, बट गवर्नमेंट पुअर लोगों की एंड समाज के जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है उनकी भलाई के लिए काम करे। ये लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी होती है कि गवर्नमेंट जो है अपना योगदान दे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे। और राइट विंग वाले क्या सोचते हैं, दे बिलीव इन द फ्री कंपटीशन। ये फ्री कंपटीशन बिलीव करते हैं, ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हर जगह पे इंटरवेंशन करे। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ उसी जगह पे इंटरवेंशन करे जहाँ पे ज़रूरत है, बाकी सब फ्री कंपटीशन पे छोड़ दिया जाए, जैसे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्राइवेट ओनर्स अपने हिसाब से संभालते हैं उसको। ये बिलीव किस में करते हैं कि फ्री कंपटीशन और मार्केट इकोनॉमी हो, जैसे कैपिटलिज्म में होता है कि गवर्नमेंट बहुत इंटरवेंशन ना करे, सब कुछ फ्री मार्केट पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के सिस्टम पे सब छोड़ दिया जाए, अननेसेसरीली गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे। ये राइट विंग आइडियोलॉजी होती है। तो देयर आर लेफ्ट ऑल्सो, राइट ऑल्सो। तो चलो, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर एग्जाम में डिफरेंस आए तो आई होप आप लिख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड यहाँ से हम अपनी प्लानिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक गाइस आपने डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंट क्या है। अब पढ़ते हैं प्लानिंग कि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट, समझ गए ना डेवलपमेंट क्या होता है। तो अब देखते हैं हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे आती है, और डेवलपमेंट करने के लिए क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। तो लेट्स सी हमारी कंट्री में प्लानिंग कैसे हुई। ओके गाइस, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे सामने 2 नोन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट थे कि हम कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं अपना डेवलपमेंट लाने का। या तो हम सोवियत यूनियन का सोशलिस्टिक मॉडल अपना ले और तब डेवलपमेंट लेकर आए, या हम कैपिटलिज्म अपना ले, अमेरिकन मॉडल, जिसमें सबको प्राइवेट ओनरशिप अलाउड होता है, प्राइवेट कंपनीज खुलेंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज खुलेंगी और प्रॉफिट और लॉस का सिस्टम चलेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करेगी। या तो हम वो सिस्टम अपना ले। हमारे सामने 2 रास्ते थे, ठीक है। अब जो है ज़्यादातर हमारे जो लीडर्स थे वो जो पहला वाला रास्ता था मैंने आपको बताया
आया सोशलिस्टिक मॉडल सोवियत यूनियन वाला, उसको सपोर्ट करते थे। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, सोशलिस्टिक पार्टी के लीडर, वो ज़्यादा सपोर्ट सोशलिस्टिक मॉडल को करते थे। इवन हमारे प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो भी ना सोशलिस्टिक मॉडल को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि देखो उस ज़माने में जब अभी अभी हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, हमें अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना था। ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को रुइन कर गए थे, हमें इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनाना था, रीबिल्ड करना था, नए नए स्ट्रक्चर्स बनाने थे। तो वो सब काम उस समय पे हम अकेले प्राइवेट ओनरशिप पे नहीं छोड़ सकते थे। तो बहुत सारे लीडर्स सोवियत यूनियन के मॉडल को सपोर्ट करते थे। एंड देयर वर फ्यू, बहुत फ्यू थे ऐसे जो अमेरिकन मॉडल कैपिटलिज्म वालों को सपोर्ट करते थे। बट जो भी था, जो भी मॉडल हम अपनाते, हमारे को क्या अचीव करना था, व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट वी हैड टू अचीव फ्रॉम प्लानिंग। हमें 3 चीज़ें प्लानिंग से अचीव करनी थी। पहली चीज़ हमें प्लानिंग से क्या अचीव करनी थी कि हम अपनी पॉवर्टी हटा पाएँ। हम जो भी फॉलो करें पाथ, बट हमें पॉवर्टी हटानी थी। दूसरी चीज़, हमें सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करना था, यानी कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि ऐसा ना हो सोसाइटी में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाए, कुछ बहुत गरीब हो जाए। सोसाइटी के इकोनॉमी के बेनिफिट सबको इक्वली पहुंचने चाहिए, इक्वालिटी आए। और सोशल डेवलपमेंट भी हो, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे सोसाइटी के सेक्शंस जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिले, उन तक भी बेनिफिट्स पहुँचे। एंड थर्ड वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था, इंडस्ट्रीज लगानी थी, जिससे हमारे अभी क्या आए, डेवलपमेंट आए, हम भी मॉडर्न हो। अभी पढ़ा ना, ऊपर पढ़ाया ना, यूएसए में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कब का आ गया था। यूरोप की कंट्रीज में तो पता नहीं कौन सी सेंचुरी में ही जो है डेवलपमेंट आ गया था, सेंचुरी में वहाँ डेवलपमेंट आना शुरू हो गया था। तो अब हमें भी क्या करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था और डेवलपमेंट करना था अपनी कंट्री में। तो जो भी पाथ हम अपनाते, हमें जो है इन 3 जो गोल्स थे उन्हें तो अचीव करना ही था। पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। 3 चीज़ें तो हमें अचीव करनी थी। अब ये 3 चीज़ें अचीव करने के लिए हमें क्या करनी थी, प्लानिंग। ठीक है, सिंपल लोग आए, आपके एग्जाम आने वाले होते हैं, आपके हाफेली आते हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आते हैं। तो एग्जाम आने से पहले तुम पूरी प्लानिंग करते हो, पूरा सिलेबस लाते हो, अरे मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता, इतनी डेट शीट में इतनी प्रिपरेटरी लीव्स मिल रही है, ये इतने समय में ट्यूशन में होगा, इतना मुझे सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाएगा। पूरी आप अपनी प्लानिंग करते हो एंड देन आप अपना वो गोल अचीव करते हो 99% का, 100% का। वैसे ही अब कंट्री लेवल पे हमें इकोनॉमी को रीबिल्ड करना था, इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव करने थे। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम प्लानिंग करें। तो हम प्लानिंग करनी स्टार्ट करते हैं। अब जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हाँ, कुछ लोग थे सोवियत मॉडल को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग थे कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। बट एक चीज़ थी जिस पे सभी की सहमति थी, सहमति, कॉन्सेंसस वर्ड लिखा ऊपर आप पढ़ सकते हो। देयर वाज वन थिंग जिस पे हर लीडर की कॉन्सेंसस थी, क्या, कि हम हमारा डेवलपमेंट का जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट की, वो सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप पे नहीं छोड़ सकते। ये बात सबको क्लियर थी, यानी कि हम सिर्फ प्राइवेट कंपनीज पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे, प्राइवेट ओनरशिप पे अपनी कंट्री का डेवलपमेंट इस समय में नहीं छोड़ सकते हैं। ये बात सबको पता थी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग करे और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ईच एंड एवरी लीडर का इस बात पे कॉन्सेंसस था, यानी कि सहमति थी कि अकेले हम प्राइवेट ओनरशिप पे, जैसे यूएसए में था ना कि प्राइवेट एक्टर्स ही डेवलपमेंट ला रहे हैं, वही अपने हिसाब से इकोनॉमी चला रहे हैं, वो काम हम इंडिया में नहीं कर सकते, ये सबको पता था। इसलिए प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रिबिल्डिंग इकोनॉमी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसलिए प्लानिंग करना, समझो प्लानिंग कौन करेगा। प्लानिंग जैसे आपकी एग्जाम के लिए प्लानिंग आप खुद करते हो, ठीक है, आप अपनी गवर्नमेंट होते हो, वैसे ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग किसने करनी थी, हमारी गवर्नमेंट ने करनी थी। तो ये बात सबको समझ में आ गई थी, अकेले प्राइवेट ओनर्स पे नहीं छोड़ सकते हैं, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा सोसाइटी में प्लानिंग लाने के लिए। एंड ये चीज़, ये जो सिस्टम था, ये जो आइडिया था कि प्लानिंग करके हम डेवलपमेंट लाएंगे, ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस सिस्टम को सब लोग जो है अडॉप्ट कर रहे थे। कब, 1940 से 1950s में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हर कोई सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो देखो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, इतने लॉसेस हुए थे, और साथ ही के साथ जापान और जर्मनी में भी वर्ल्ड वॉर 2 जब वो हार गए तो उसके बाद वो भी अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड कर रहे थे। तो उस सबसे सबको सीख मिली कि हमें प्लानिंग को जो है करते हुए अपने डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। और वहीं पे जब हमने सोवियत यूनियन को देखा, इसी दौरान 1930s और 1940s में चाहे कुछ भी हो रहा था, अगेंस्ट हेवी हॉड्स सोवियत यूनियन की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन में जो वहाँ की कौन थी, गवर्नमेंट, वो सब कुछ संभाल रही थी, स्टेट इंटरवेंशन था। तो सोवियत यूनियन उस समय ग्रो कर रहा था, इकोनॉमी वहाँ उनकी सही चल रही थी। तो इससे समझ में आया कि भैया प्लानिंग एज अ डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमारी कंट्री में भी प्लानिंग शुरू होती है डेवलपमेंट करने के लिए। एंड हमारी कंट्री में क्या अडॉप्ट होती है गाइज, द प्लानिंग कमीशन वॉज अडॉप्टेड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी प्लानिंग कमीशन कब अडॉप्ट होती है। तो गाइज हमारी प्लानिंग कमीशन ना अडॉप्ट हो जाती है, यानी कि सेटअप हो जाती है 1950 में, 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट होती है।
ठीक है। बट ये प्लानिंग कमीशन जो है बनना, ये कोई सडन इन्वेंशन नहीं था। ऐसे जैसे डोरेमोन गैजेट निकालता है ना कि टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, ऐसा सडनली हमने नहीं कहा कि हमें इंडिपेंडेंस मिली और हमने कहा प्लानिंग कमीशन, नहीं, ठीक है। हम सोच विचार करके, हमें पहले से ही पता था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम प्लानिंग कमीशन बनाएंगे और प्लान तरीके से अपनी डेवलपमेंट करेंगे। कैसे? अब आप यहाँ देखो, जब भी आप सोचते हो प्लानिंग करनी है, कंट्री की डेवलपमेंट चलानी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया जो प्राइवेट लोग हैं ना, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े और बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट ज़्यादा ना इंटरफेयर ना करे, हम अपने हिसाब से इंडस्ट्री बनाएं, हम अपने हिसाब से लॉज बनाएं और हम अपने हिसाब से इकोनॉमी चलाएं। तो ज़्यादातर आपको यही लगता होगा कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन तो यही चाहेंगे गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं था। आप यहाँ देखो, हमारे इंडिया में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1944 में ही 1944 में, अभी हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी। इससे आपको समझ में आएगा क्यों जो है हमारा प्लानिंग कमीशन एक सडन इन्वेंशन नहीं था। पहले से ही हमें पता था कि हम प्लान करते हुए जो है अपनी इकोनॉमी को संभालेंगे। ये आप देखो, 1944 में ही बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो एक साथ आए, दे गॉट टुगेदर, और उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल का ड्राफ्ट जो है साइन करा, यानी ड्राफ्ट साइन करा फॉर अडॉप्टिंग प्लानिंग एज डेवलपमेंट। यानी कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें जो स्टेट है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो इनिशिएटिव्स ले इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और इन्वेस्टमेंट के। तो ये देख रहे हो, इस चीज़ को बोला जाता है बॉम्बे प्लान। क्या है बॉम्बे प्लान? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ बॉम्बे प्लान। तो गाइज, हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन अडॉप्ट करना, प्लानिंग करना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना इकोनॉमी को रीबिल्ड करने में, ये कोई सडन टास्क नहीं था। एकदम से हमने इंडिपेंडेंस की बात नहीं सोचा कि गवर्नमेंट रोल निभाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहले से ही हमें पता था। इवन हमारी कंट्री के तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहते थे कि जो स्टेट है, बॉम्बे प्लान वांटेड, यानी कि जो बॉम्बे प्लान किसने साइन करा था? इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही तो साइन करा था। तो बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, टू टेक मेजर इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो खुद चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करे और अलग अलग तरीके से कंट्री की इकोनॉमी को प्लान करके डेवलप करे। वो भी नहीं चाहते थे कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब छोड़ दिया जाए। इवन इन 1944 ओनली अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साथ में आए एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल। उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट करा फॉर सेटिंग अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री, कि हम अपनी कंट्री में क्या लाएंगे? प्लान्ड इकोनॉमी लाएंगे। तो इसीलिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विंग, यानी कि लेफ्ट विंग अभी ऊपर पढ़ा है ना, लेफ्ट विंग कौन से थे? जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते थे। राइट कौन से? जो नहीं करते थे। बट हमारी कंट्री में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हमारी कंट्री में लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, हर किसी ने प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट को सपोर्ट करा। तो दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री कि हमारी कंट्री में जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहते थे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग मिल के हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट लाए। 10 प्लानिंग कमीशन केम इन टू बीइंग। इसीलिए हमारी कंट्री को जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली हमारी प्लानिंग कमीशन बनती है। हमारी प्लानिंग कमीशन कब बनती है गाइस? हमारी प्लानिंग कमीशन 1950 में बनती है। पूरी डेट क्या है आप मुझे वो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि कब प्लानिंग कमीशन बनती है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। एंड जितने भी हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स थे, अब उनके ऊपर टास्क था। प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रल मशीनरी बन गई थी। प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी बन गई थी जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा उसके लिए गोल्स बनाएगी, स्ट्रैटेजी बनाएगी और उसे एग्जीक्यूट करेगी। जैसे तुम्हारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो तुम्हारे गोल्स और स्ट्रैटेजी तुम बनाते हो और उसे एग्जीक्यूट करते हो, वैसे अब हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अब प्लानिंग कमीशन का काम था कि वो गोल्स और स्ट्रैटेजी बनाए। तो प्लानिंग और कमीशन सबसे पहले स्ट्रैटेजी अपनी क्या अपनाती है? ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये स्ट्रैटेजी जो है सोवियत यूनियन में भी चलती थी। ये मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सोवियत यूनियन यानी कि USSR में भी चलता था और हमने भी इसे अपनाया। 5 ईयर प्लान क्या होता है? ये 5 ईयर प्लान आइडिया बेसिक है, बहुत सिंपल है, इसे समझो। तो सबसे पहले हमारी कंट्री ने क्या करा? इस 5 ईयर प्लान में एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है। गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है और उस पर क्या लिखा कि आने वाले 5 सालों में हमारी इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितनी होगी। अंदाज़ा लगा लिया कितनी इनकम जनरेट होगी और कितने खर्चे होंगे। जैसे आपके घर में भी महीने महीने हम लोग जो है हिसाब लगा लेते हैं क्या कि अरे इतना हमारी सैलरी आएगी या इतना हमारी इनकम जनरेट होगी और इतने हमारे खर्चे हैं। जैसे कि बिजली का बिल इतना, पेट्रोल का और
जो है घर के खाने पीने का खर्च इतना, ऐसा हम लोग अपना एक्सपेंडिचर लगाते हैं और इनकम कितनी होती है वो लगा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारी कंट्री ने आने वाले 5 सालों का अपना इनकम और एक्सपेंडिचर जनरेट करा और उसके हिसाब से अपना बजट बना लिया। जैसे आपके घर में आपके घर के बड़े जने बजट बनाते होंगे ना, इतनी इनकम इतना एक्सपेंडिचर और उतना बजट बनता है, वैसे ही हमारी कंट्री लेवल पे आने वाले 5 सालों के लिए बजट बनाया गया, सेंट्रल लेवल का भी और स्टेट लेवल का भी। और इस बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। एक रखा नॉन प्लान बजट, जिसमें क्या सोचा, डे टू डे आइटम्स के खर्चे, रूटीन आइटम्स। घर में भी ऐसा ही होता है ना, अपने घर पे लेवल पे भी देखो, एक नॉन प्लान बजट होता है हमारा जो डे टू डे आइटम्स है, भैया इस पे तो खर्चा होना ही होना है। और एक रखा हमारी कंट्री वाइज हमने क्या, प्लान बजट, जिसमें हमने आने वाले 5 सालों का सोचा कि आने वाले 5 सालों में हम कोई एक ऐसी प्रायोरिटी फिक्स करेंगे और उस पर पूरा खर्चा करेंगे और उसे डेवलप करेंगे। जैसे आपके घर में भी ऐसा हो सकता है कि आपने आने वाले 6-7 महीनों के लिए एक अपना प्लान बना के रखा है कि हम जो है अपनी सेविंग्स करके रखेंगे और वो अकम्प्लिश करेंगे। जैसे आपने कोई ट्रिप प्लान कर रखा है तो 5 से 6 महीने आपने पहले से सेविंग करनी शुरू कर दी कि 5-6 महीने बाद हमने इस ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए सेविंग कर रहे हैं। या फिर एजुकेशन के लिए कई लोग पहले से ही सेविंग करते हैं कि हाँ अब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी एजुकेशन के लिए हम सेविंग करके रखें। वैसे ही हमारी कंट्री में बजट बनने शुरू हुए, एक नॉन प्लान बजट बना जिसमें डे टू डे आइटम्स को देखा गया और एक बना प्लान बजट जिसमें आने वाले 5 सालों के लिए एक प्रायोरिटी सोची गई और उसको डेवलप करने का तरीका सोचा गया। तो इस नॉन प्लान बजट में डे टू डे आइटम्स आते थे और प्लान बजट में क्या, जैसे कि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि डैम बनना है तो डैम बनना प्लान बजट में जाता था। डैम बनने में तो कितना खर्चा होता है, तो 5 साल के लिए इस चीज़ पे फोकस करा जाएगा कि कैसे किसी एक एरिया में डैम बनेगा या बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी, वो प्लान बजट में देखा गया। अब ये प्लान बजट और नॉन प्लान बजट हमारी कंट्री की हेल्प करता था लार्जर पिक्चर पे फोकस करने के लिए। अगर आप नॉन प्लान बजट देखोगे वो तो डेली आइटम्स है, रोज़ के खर्चे हैं, बट प्लान बजट ने हमारी क्या हेल्प करी कि हम लार्जर गोल्स अचीव कर पाएँ। कोई बड़ा सा डैम बन रहा है कंट्री में, कोई इंडस्ट्री सेटअप होनी है तो वो हम अपने प्लान बजट के थ्रू अचीव कर सकते थे। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में गाइस 5 ईयर प्लान्स की योजना जो है वो स्टार्ट होती है। क्या सिंपल एक नॉन प्लान बजट बना जिस पर डेली डे टू डे आइटम्स के खर्चे हमारे होने थे। एक हमने प्लान्ड बजट रखा, यानी कि प्लान करके रखा कि हाँ आने वाले 5 सालों में हमें इस पर्टिकुलर प्रायोरिटी को अचीव करना ही करना है। जैसे वो बिग इशूज़ को देखा जाता था, डेवलपमेंट गोल्स को, जैसे कहीं पे डैम बनना हो, कहीं पे बड़ी कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो उसके लिए तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो 5 साल के लिए उसका बजट प्लान करके रख लिया जाता था। तो इस हिसाब से 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में स्टार्ट हुए, ठीक है। ऐसे ही आप अपने घर में भी सोच सकते हो, आपके घर में डेली डे टू डे आइटम्स के खर्चे वो तो होने ही है, साथ ही के साथ आप लोग भी अपना एक प्लान बजट रखते होगे कि आने वाले कुछ 6-7-8 महीने में हाँ अगर हमें ये कुछ एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप प्लान करके पहले से ही अपना हिसाब लगा के रखते हो। वैसे ही कंट्री लेवल पे हमारे यहाँ 5 साल के लिए डेली डे टू डे खर्चे नॉन प्लान बजट में गए। प्लान बजट में पर्टिकुलर जो हमने प्रायोरिटी सोची थी, कोई डैम बनना हो, कोई इंडस्ट्री सेटअप होनी हो या फिर एनीथिंग एल्स, तो वो प्रायोरिटी वाइज हमने उसको जो है प्लान बजट में डाल के रखा। तो 5 ईयर प्लान्स योजना हमारी शुरू होती है। पहले 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट रेडी होता है, बहुत सारी हमारी प्लानिंग कमीशन, उनके एम्प्लॉयज़, उनके हमारे चेयरमैन, सब लोग मिलकर प्लानिंग कमीशन का डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, ठीक है। 1951 में एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है। कब? दिसंबर 1951 में हमारा एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट सामने आता है। और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट सामने आता है कि हाँ आने वाले 5 सालों में हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से करना है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है, पूरा इंडिया बहुत एक्साइटेड होता है। इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के इकोनॉमिस्ट, सभी लोग, प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो देखते हैं ये प्लान्स हमारी कैसे मदद करते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे तरीके से हाई पीक पे चला, लोग बहुत इंटरेस्टेड थे उसमें। सेकंड भी बहुत अच्छे से चला, बट थर्ड के आते आते हमें प्रॉब्लम्स फेस करी। ये आप इस टाइम पीरियड से देख सकते हो। अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड प्लान के बारे में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत ज़ोरों शोरों से हमारा चलता है 1951 से 1956 तक। इस वाले प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करा था। 1951 से 56 तक 5 साल है, प्लस करते रहो बस। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। फिर हमारा 1956 से 61 तक सेकंड 5 ईयर प्लान चलता है, अगले 5 सालों तक। इसमें हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा। थर्ड 5 ईयर प्लान पे हमने 1961 से 66 तक, इस पे भी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही ज़्यादा फोकस करा था। बट हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान की डेट देखो 1969 से 74, तो बीच में कुछ ईयर्स का गैप है ना, तो इस गैप को बोला जाता है प्लान हॉलीडे। क्यों? क्योंकि 1966 के बाद हमें प्लानिंग करने का इतना फ़ायदा थोड़ा सा नहीं दिखा और इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, ठीक है। 1966 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे। क्यों हो रहे थे वो आगे वाले चैप्टर्स में भी आप पढ़ोगे।
तो इस वजह से 1966 में हमारी गवर्नमेंट प्लान हॉलीडे डिसाइड करती है कि अभी हम जो है प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ कोई बड़ा डेवलपमेंटल गोल प्लान करके नहीं कर रहे हैं। तो 4th 5 ईयर प्लान हमारा प्लान हॉलीडे के बाद होता है 1969 में। होना कब था? होना तो पहले था ना, बट 1966 के बाद वी टुक अ प्लान हॉलीडे और हमने 4th 5 ईयर प्लान को बाद में जो है अपना वो अडॉप्ट करा था। अब ये जो 5 ईयर प्लान्स थे इनके काफ़ी क्रिटिसिजम्स भी इमर्ज होते हैं, जैसे कि अब कोई मूवी अगर रिलीज़ होती है तो कुछ को पसंद आती है, कुछ को नहीं आती, उसके क्रिटिसिज्म भी होते हैं, उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं। अब तो ये कंट्री की डेवलपमेंट का किस्सा था गाइज, इतने बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करके उनके लिए प्लानिंग हो रही थी, तो इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म इमर्ज हुए थे, तो वो हमें पढ़ना है। तो हम पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सेकंड वाले को, और दोनों के क्रिटिसिजम्स भी साइड टू साइड देखते रहेंगे। तो चलो पहले पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला कब? 1951 से 1956 तक, यानी कि 1951 से 1956 तक। ये जो प्लान था इसका मेजर गोल क्या था? यहाँ मैं रेड कलर से लिखती रहती हूँ। मेजर गोल क्या था कि इंडिया को साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर लाना है, इंडिया को पॉवर्टी से बाहर लाना है। ये जो प्लान था ये किसकी लीडरशिप में जो है डेवलप हुआ था? एक बहुत ही यंग इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था के.एन. राज। 1 मार्कर क्वेश्चन भर भर के हैं यहाँ पे, याद कर लीजिए। के.एन. राज जी ने ये वाला हमारा प्लान बनाया था, ठीक है। और वो उन्होंने ये कहा कि इंडिया को अगर डेवलपमेंट लानी है तो ये जो प्लान था ना इसका एक मोटो था, ठीक है। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना पढ़ते समय, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, पढ़ाई कैसे करोगे? खुश होके करोगे, ये तुम्हारा मोटो होना चाहिए। तो ये हमारे इस वाले प्लान का एक एजेंडा, एक मोटो क्या था, एक स्लोगन क्या था? दैट वी शुड हेस्टन स्लोली। ये कहा था के.एन. राज जी ने। के.एन. राज जी ने ये कहा कि अगर हमें इंडिया में डेवलपमेंट लानी है, मैं डी लिख रही हूँ डेवलपमेंट के लिए, तो वी शुड हेस्टन मतलब तो जल्दीबाजी होता है, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो बेसिकली उन्होंने ये वर्ड क्यों यूज़ करा? उन्होंने कहा अगर हमें डेवलपमेंट लानी है हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें धीरे धीरे हर सेक्टर में डेवलपमेंट लानी है, ठीक है। हेस्टन स्लोली, हाँ हम जल्दी जल्दी करेंगे, बट एक एक सेक्टर को स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम डेवलपमेंट करेंगे। तो फर्स्ट 2 डिकेड्स जो थे उन्होंने कहा कि अगर हम जल्दीबाजी में करेंगे ना, यानी कि हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद शुरुआती 20 सालों में अगर हम बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी को डेंजर में ला सकती है। तो इसलिए वी विल हेस्टन स्लोली, हाँ हम काम करेंगे बट बहुत तेज़ी से नहीं, प्लानिंग करके सोच समझ के करेंगे। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली एड्रेस द अग्रेरियन सेक्टर। तो अब गोल्स देख लो, तो गोल्स क्या थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे, सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने फोकस करना था एग्रीकल्चर पे। एग्रेरियन सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने एग्रीकल्चर पे फोकस करना था, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन डैम्स एंड इरिगेशन। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक बिग गोल था, क्या था वो? कि डैम बनेंगे हमारी कंट्री में और इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे जो है अब हमारी कंट्री फोकस करेगी। तो मैंने अभी आपको मॉडर्नाइजेशन के एग्जांपल में कहा ना कि एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करो। तो गाइज अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो सीधा लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल से एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो हमारे लिए पहले सबसे ज़रूरी था हम एग्रीकल्चर को अच्छा करें। तो पहले 5 ईयर प्लान में हमने फोकस करा एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करी इरीगेशन फैसिलिटीज़ में और डैम बनाने में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी पार्टीशन के बाद बहुत ही ज़्यादा हिट हो चुका था, ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत अटेंशन की ज़रूरत थी। ह्यूज एलोकेशंस वर मेड फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नंगल डैम, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था गाइस हमारा, इसमें हमारा बिग डेवलपमेंटल गोल था जो हमें अचीव करना था। मैंने आपको कहा ना एक नॉन प्लान बजट था प्लान्स का और एक प्लान बजट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के प्लान बजट का सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या थी? भाखरा नंगल डैम का क्रिएशन, कि हमें भाखरा नंगल डैम बनाना था। डैम लगने में बहुत पैसा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, तो दिस वाज आवर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। बट नॉट द लीस्ट, इस प्लान का एक और मेजर जो था, एक हमारे को गोल अचीव करना था, वो क्या था कि हमें लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने थे हमारी कंट्री में। जैसे कि आपको पता है ज़मींदारी सिस्टम था, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया था जिससे हमारी कंट्री के फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जितने भी ऐसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे जिससे हमारी कंट्री में प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, ग्रोथ के रुकावट बन रहे थे, वो उन सबको हमें रिफॉर्म करना था, उन सब में हमें चेंजेस लाने थे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक बार बॉक्स में करके मैं आपको, आप अपना रिवीजन नोट्स यहीं से बना सकते हो, बता देती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमें पॉवर्टी एलिवेशन करनी है, ठीक है। हम करेंगे हेस्टन स्लोली। के.एन. राज जी एक यंग इकोनॉमिस्ट इस प्लान को लीड कर रहे थे।
इस प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया, इरिगेशन पे और डैम बनाने में। इस प्लान की बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या थी? भाखड़ा नंगल डैम बनाने की। और इस प्लान ने ये भी कहा कि हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे अपनी कंट्री में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है तो जो ऑब्स्टेकल हैं जैसे ज़मींदारी सिस्टम, लैंड कंसोलिडेशन एंड ऑल दैट, उन्हें हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैंने आपको अभी बताया कि एग्रीकल्चर पे, लैंड रिफॉर्म पे फोकस करना था और जो है इरिगेशन करनी थी, डैम लगाने थे, ये मेजर फोकस एरिया थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान से जो हमारे प्लानर्स चाहते थे कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमें अचीव कर लेने हैं। तो पहला एम हमारे जो है प्लानर्स का क्या था कि वो कंट्री की नेशनल इनकम को जो है, हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज कर पाए। अब कंट्री की नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगी? जब लोग जो है ज़्यादा सेविंग्स करेंगे दैन दे स्पेंड, यानी कि लोग जो है सेविंग ज़्यादा करेंगे और खर्चे कम करेंगे। बट वो ज़्यादा करना हमारे लिए आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंट्री का जो स्पेंडिंग लेवल था वो लो ही था। हम बहुत खर्चे हमारी कंट्री में लोग करते ही नहीं थे, हमारा स्पेंडिंग लेवल लो ही था। ठीक है, हम ज़्यादा स्पेंड कर ही नहीं रहे थे। 1950s तक हमारा स्पेंडिंग लेवल लो ही था, तो हम उसको और ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमारी सेविंग जो थी नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमारे प्लानर्स चाहते थे कि हम सेविंग्स को अलग अलग तरीक़ों से जो है वो इंक्रीज़ करें। क्योंकि गाइस आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब हम सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स से हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। जब आप सेविंग करके रखोगे तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट हमारी कंट्री में सेविंग्स कब होंगी? जब लोग स्पेंडिंग कम करेंगे। अब स्पेंडिंग कम करने का कोई साधन ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी स्पेंडिंग कम कर रहे थे, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने थी, बट फिर भी हमारे प्लानर्स ने कोशिश करी सेविंग्स को पुशअप करने की। जो पीपल की सेविंग्स थी, लोगों की जो सेविंग्स थी, वो राइज होती हैं गाइस फर्स्ट फेज में हमारे प्लान प्रोसेस के, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान तक फिर भी लोगों की सेविंग्स बढ़ती है। जब ज़्यादा कमाई होगी तभी तो सेविंग करोगे आप, तो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स लोगों की बढ़ती है, बट उतने लेवल पे नहीं बढ़ती जितने हमने सोचा था। और जैसे ही हम 1960s और 70s की बात करें, जब हमारा 4th 5 ईयर प्लान आने वाला था, तब लोगों की जो सेविंग्स थी वो बहुत ड्रॉप हो जाती हैं, कंसिस्टेंटली ड्रॉप होने लगती है। तभी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं और हमें प्लान हॉलीडे ले लेते हैं। तो ये समझे हमारे प्लानर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था। उन्हें लगा जब हम अलग अलग एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उससे एग्रीकल्चर में इनकम जनरेट होगी, तो उस सबसे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों की सेविंग बढ़े। जब सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, बट सेविंग इतनी हम नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सेविंग कब होती है? जब लोग स्पेंड कम करते हैं, खर्चे कम करते हैं, और हमारा खर्चा ऑलरेडी कम हो रहा था। तो उस सब में आप क्या करोगे? जब आप खर्चे कर ही नहीं रहे हो, जितना है उतना ही खर्चा कर रहे हो, तो सेव क्या करोगे उसमें से? तो इसलिए प्रॉब्लम थी। बट फिर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने सेविंग्स को पुशअप करा, सेविंग्स हमारी हुई। बट थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई होगी, तो तब सेविंग्स होनी भी हमारी कम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा। अब देखते हैं गाइस हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसने स्ट्रेस करा हैवी इंडस्ट्रीज पे, आयरन एंड स्टील और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उन्हें डेवलप करने पे। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उनको ड्राफ्ट करा था एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है हमारे, और उनकी लीडरशिप में ये ड्राफ्ट हुआ था, जिनका नाम है पीसी महलनोबिस। ठीक है, तो जो पहला प्लान था वो कहता था अगर हेस्टेंड स्लोली, यानी कि पेशेंस दिखाओ, जल्दीबाजी नहीं करो, सब्र से काम लो। तो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान क्या कहता था कि अब हमें जल्दी जल्दी प्रोसेस करना पड़ेगा, अब हमें हर एरिया में जल्दी जल्दी क्विकली काम करना पड़ेगा, हर एक डायरेक्शन में। बिफोर दिस प्लान वॉज फाइनलाइज, अभी जब हमारा ये सेकंड 5 ईयर प्लान फाइनलाइज हुआ नहीं था, उससे पहले ही क्या हुआ देखो, उस समय पे कांग्रेस पार्टी जो थी उसने क्या करा, कांग्रेस पार्टी उस समय में जो है लीड गवर्नमेंट थी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, एक अपना सेशन करा, यानी कि एक अपनी मीटिंग करी। कहाँ पे? अवधि में। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है ये। अवधि कहाँ है? एक सिटी है नियर मद्रास, और वहाँ पे उन्होंने एक अपना इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन साइन करा। रेजोल्यूशन मतलब एक एम, एक अपना एक एजेंडा अपना जो है साइन करा उन्होंने। रेजोल्यूशन ने क्या डिक्लेयर करा कि अब से हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब कि गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन करेगी, पॉलिसीज एंड स्कीम्स लगाएंगे फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यही चीज़ हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में भी शो करी जाती है। सेकंड 5 ईयर प्लान का सबसे मेजर फोकस एरिया क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। तो सेकंड ईयर प्लान में भी हमने सोशलिस्टिक पैटर्न को जो है अडॉप्ट करा, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ का हमने डेवलपमेंट करा वो हमने एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में करा, यानी कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप भी कर रही थी और प्रोटेक्ट भी कर रही थी। तो वो प्रोटेक्शन कैसे हो रहा था आप ये देखो। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इम्पोज करे तारीफ्स एक तरीके के टैक्स होते हैं ऑन इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब हमारी कंट्री को अपनी इकोनॉमी संभालनी थी, हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे। ठीक है, अब इनिशियली जब हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस समय में हम चाहते थे कि हमारी
इंडस्ट्री जो गुड्स बनाए डोमेस्टिकली इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कंट्री में बिक जाए, रादर देन हम इंपोर्ट कराएं बाहर के देशों से गुड्स को और उन्हें बेचें, ठीक है। तो इसलिए जो इंपोर्टेड गुड्स थे उन पे टैक्स बढ़ा दिए गए, जिससे हमारी कंट्री के गुड्स ही लोग खरीदें, ठीक है, और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा हो और ये ग्रो करे। सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। तो इस इन्वायरमेंट में जो पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज लगाई थी और जो प्राइवेट सेक्टर जो ये प्राइवेट ओनरशिप ने इंडस्ट्रीज लगाई थी, दोनों ही ग्रो होती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स वर ग्रोइंग इन दिस पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ रहे थे। एंड अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई ड्यूरिंग दिस सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरी, कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड इन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सी, यानी कि गवर्नमेंट वाले एरिया में कौन कौन सी डेवलप होती है, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन डेवलप हुई इन द पब्लिक सेक्टर। इंडीड सच अ पुश इन इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज डेवलपमेंट। और यही एक पुश, यही एक डेवलपमेंट का एक सोर्स की हमें ज़रूरत थी गाइस, जो हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान से मिलती है। क्या कि हमारी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, रेलवे इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, स्टील मशीनरी इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, ठीक है। बट फिर भी इस सेकेंड 5 ईयर प्लान की भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी शॉर्ट कमिंग्स थी। उन प्रॉब्लम्स को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो 3 से 4 पॉइंट्स हैं, ये हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान की प्रॉब्लम्स है जो हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान ने फोकस करी थी, फेस करी थी। तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि देखो इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड था, हमारी टेक्नोलॉजी वो वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी हाई नहीं थी, तो इसलिए हमें बाहर के देश से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती थी, ठीक है। अब कोई मशीनरी या कोई गुड बनना है, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट बनना है, उसके लिए जो मशीन चाहिए उस हाई लेवल की मशीन हमारे पास है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही थी। अब बाहर से तुम कुछ खरीदोगे तो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, डॉलर्स चाहिए तुम्हारे को, तो उसका हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत खर्चा हो रहा था, क्योंकि हमारे पे अपनी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमें ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ी थी और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ हो रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम। और अब जब हम सेकेंड 5 ईयर प्लान में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो फूड शॉर्टेज होने का खतरा हो रहा था कि सब लोग इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करें, एग्रीकल्चर पे से फोकस हटा, तो क्या हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, फूड क्राइसिस का खतरा था कि ऐसा ना हो कि हम बस इंडस्ट्री पे फोकस करें और फूड शॉर्टेज हो जाए। इंडिया प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। इस समय के दौरान हमारे इंडिया के जो प्लानर्स थे उनको इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को जो है ना बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल लगने लगा था। अगर हम थर्ड प्लान की बात करें, अब थर्ड प्लान को बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया गया है, थर्ड प्लान में भी गाइस ज़्यादातर इंडस्ट्री पे ही फोकस हुआ था, जस्ट लाइक द सेकेंड वन, ठीक है। तो जब थर्ड प्लान बना, ठीक है, सेकंड प्लान बना, थर्ड प्लान बना, तो उसके बाद थर्ड और सेकंड प्लान के ना क्रिटिक्स होने लगे। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा इस थर्ड प्लान को, और वो क्रिटिसाइज़ क्यों करा, क्योंकि ये जो प्लान्स थे हमारे सेकंड और थर्ड प्लान, इन्होंने क्या शो करा, अर्बन बायस। बायस पता है ना कि जब आप एक तरफ एक चीज़ की तरफ ज़्यादा साइड लो, वो वाला बायस नहीं हमारा, ठीक है, वो बायस नहीं। बायस कौन से, जो आप किसी एक तरफ ज़्यादा तरीके से उनको ज़्यादा महत्वता दे रहे हो। तो अर्बन बायस शोर हुआ हमारा सेकेंड और थर्ड प्लान में। क्या सेकेंड और थर्ड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ, अर्बन कंट्रीज़, अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी, और गांव में और एग्रीरियन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करा गया। इसलिए क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सेकेंड और थर्ड ईयर प्लान ने अर्बन बायस शो करा। अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वर रॉन्गली गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। तो ये क्रिटिसिज्म है किसका, ऊपर प्रॉब्लम पड़ी हमने, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान की प्रॉब्लम्स है, ये वाले दोनों पॉइंट्स, और ये उसके क्रिटिसिज्म्स है। तो पहले क्रिटिक्स ने ये कहा कि ये अर्बन बायस शो हुआ, दूसरा ये कहा कि गलत था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करा और इंडस्ट्री पे ज़्यादा करा। इनफैक्ट देयर वर दोज हु ओनली वांटेड दैट हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना चाहिए रादर देन हेवी वंस। कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे जिन्होंने कहा कि हमें अगर इंडस्ट्रीज़ पे ही फोकस करना है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे करते हैं ना, क्यों ना, रादर देन कि हम स्टील एंड मशीनरी और हैवी बेस पे करें, हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर लेना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर सेकेंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान,
फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ, डैम बनाने पे, इरिगेशन में भाखरा नंगल डैम भी इसी का प्रोजेक्ट था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशनल इनकम बढ़ाई जाए, सेविंग्स बढ़ाई जाए, बट सेविंग बढ़ाना आसान नहीं था क्योंकि लोग मिनिमम खर्चा ही कर रहे थे। सेविंग कब बढ़ेगी? जब लोग खर्चा कम करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे सामने थी। टोटल कैपिटल स्टॉक भी हमारी कंट्री का लो था और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हमारी कंट्री में नहीं थी, बट फिर भी जैसे तैसे करके हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान सेविंग्स इंक्रीज हुई और हमने जो है सेविंग्स को पुश अप करा। बट थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, जैसे कि हमने पढ़ा भी है, प्लान हॉलीडे हुआ, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए और हमें प्लानिंग जो है कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ी थी। फिर हमने पढ़ा था इस सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारी कंट्री में, वो भी एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न पे, जिसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा, तारीफ्स लगाए इम्पोर्ट के ऊपर, एंड गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के अंडर में बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करा। अब उस सेकंड 5 ईयर प्लान के भी क्रिटिक्स ये थे कि उन्होंने ये कहा, क्रिटिसिज्म करा उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान का, क्या थे। अब इस सेकंड 5 ईयर प्लान की प्रॉब्लम्स क्या थी कि टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ा था हमारे को, और उसको क्रिटिसाइज़ क्यों करा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जिनमें और थर्ड 5 ईयर प्लान जिनमें इंडस्ट्री पे फोकस करा, तो उससे अर्बन बाय शो हुआ और एग्रीकल्चर को हमने नज़रअंदाज करा, फूड शॉर्टेजेस होने का भी खतरा था। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ लिए। हमने देखा कि इनिशियल स्टेजेस में हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे लाया गया। अब पढ़ना है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ की कंट्रोवर्सीज़। और की कंट्रोवर्सीज़ किसकी? देखो, अब ये 3 प्लान्स हमारी कंट्रीज़ में चले, तो इन प्लान्स को लेके ना काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ होती रहती थी। तो पहली कंट्रोवर्सी एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। तो पहले इसे समझते हैं कि लोगों के क्या व्यू पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे, और दूसरी है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। तो पहली कंट्रोवर्सी समझते हैं। पहली कंट्रोवर्सी है हमारी एग्रीकल्चर वर्सेस स्टेट। तो बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स थे जो ये सोचते थे कि जो सेकेंड प्लान है उसमें एग्रेरियन स्ट्रैटेजी नहीं थी, अगर होती तो हमारे लिए अच्छा होता। जो हमारा सेकंड प्लान है उसमें हमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना चाहिए था, जिससे कि हमारा रूरल इंडिया ज़्यादा सफ़र ना करता, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर को तो हमेशा अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। और सेकंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को नज़रअंदाज किया गया, तो इसलिए मेनी लीडर्स वांटेड दैट एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल, उन लीडर्स में से कुछ 2 लीडर्स के बारे में हमें पढ़ना है की कंट्रोवर्सी में। पहले लीडर बताए गए हैं हमें JC कुमारप्पा, ठीक है। इन्होंने कहा, एक ऑल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दिया इन्होंने, दैट पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि गांधी जी को फॉलो करते थे, ये गांधी जी के फॉलोअर थे ये हमारे इकोनॉमिस्ट JC कुमारप्पा। इनको ये कहना था कि अगर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ही करना है तो क्यों ना हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करें, यानी कि गाँव में जाके इंडस्ट्रीज सेटअप करें, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे हम ध्यान दें, ठीक है। दूसरे एक हमारे बहुत ऑनरेबल लीडर जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी, जो कांग्रेस के लीडर थे पहले, एंड देन उन्होंने कांग्रेस से लीव करके उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी, भारतीय लोक दल। एंड उन्होंने ये कहा कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो हमें अपनी सेंटर प्लानिंग में एग्रीकल्चर को रखना पड़ेगा, यानी कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के दौरान। ही सेड दैट प्लानिंग was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of farmers। उन्होंने कहा कि ये जो प्लानिंग हम कर रहे हैं ना, तो ये डेवलपमेंट ला रहा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, फार्मर्स जो है उन्हें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फार्मर और रूरल पॉपुलेशन के एक्सपेंस पे हमारी डेवलपमेंट हो रही है। वो चाहते थे कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसे सेंटर पे रखा जाए प्लानिंग के दौरान, यानी कि एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस करना चाहिए हमें अपनी कंट्री की प्लानिंग करते हुए, डेवलपमेंट प्लानिंग करते हुए। अब कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो चाहते थे कि अगर हमें कंट्री को, अब कंट्रोवर्सी पढ़नी है ना, तो अभी हमने ये पढ़ा एग्रीकल्चर के सपोर्ट वाले लीडर्स का, अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट में जो लीडर थे। गाइस, कुछ ऐसे लीडर थे जो कह रहे थे कि अगर हमें अपनी कंट्री को साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से अगर बाहर निकालना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो करना पड़ेगा। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन प्लानिंग डिड हैव एन आर्गेरियन स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, हमने स्ट्रैटेजी बनाई है फूड ग्रेन्स को इंक्रीज करने की, हमने लॉज बनाए हैं लैंड रिफॉर्म्स करने के, यानी कि ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के, और हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी बनाए हैं, हमने इरिगेशन प्रोग्राम्स भी बनाए हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम उन प्रोग्राम्स को सिर्फ ऑन पेपर रख पाए हैं, हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो लैंड ओइंग क्लास है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब इस चीज़ को अगर तुम समझ नहीं पाए हो तो मैं तुम्हें समझा दूँ। हमने एग्रीकल्चर वर्सेस स्टेट पढ़ा भी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा भी। तो एग्रीकल्चर के जो सपोर्ट में 2 लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा, JC कुमारप्पा और
चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने कहा हमें एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है। देन हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमें लीडर्स का नाम नहीं बताया गया, बट ये बोला है कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें इंडिया से पॉवर्टी हटानी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना पड़ेगा। एंड कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन प्लानिंग सिस्टम चल रहा है, उसमें हमारे पास स्ट्रैटेजी है पूरी एग्रीकल्चर को सही करने की। फूड ग्रेन इंक्रीज़ करने की भी स्ट्रैटेजी हमारे पास है, हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स भी है जिससे हम ज़मींदारी हटाएंगे, हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, और हमारे पे इरिगेशन पे खर्चा करने का भी प्रोग्राम है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारे पे प्रोग्राम सारे हैं, हमारे पे स्ट्रैटेजी सारी है, हम उन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज़ अ लैंड ओइंग क्लास। जो ज़मींदार है, बड़े बड़े अमीर रिच ज़मींदार जो है, उनकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा। तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज चलती थी ड्यूरिंग दैट टाइम एग्रीकल्चर वर्सेस स्टेट में, ठीक है। तो प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सिस्टम की क्या आ रही थी, हमारे एग्रीकल्चर की जो स्ट्रैटेजी थी वो सब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द पावरफुल लैंड ओइंग क्लासेस। अब हमारी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी कौन सी है, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट को ज़्यादातर रोल निभाना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर को। तो अभी इस वाले टॉपिक में गाइस हमें आंसर मिलेगा, जो मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया ने 2 नोन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं लिया, सोवियत यूनियन का मॉडल वाला और जो है हमारा यूएसए वाला, ठीक है। अभी मैंने पूछा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, हमारे सामने 2 मॉडल थे, कुछ लीडर्स कोई चाहते थे, कुछ लीडर कोई चाहते थे। तो इंडिया ने कौन सा मॉडल लिया था, तो गाइस इंडिया ने दोनों में से कोई भी एक मॉडल नहीं लिया था। ना ही हमने सोशलिज्म अडॉप्ट करा, ना ही हमने यूएसए का कैपिटलिज्म अडॉप्ट करा, हमने एक मिक्स्ड पाथ जो है वो हमने जो है अडॉप्ट करा था। तभी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें हमने एलिमेंट्स डाले बोथ फ्रॉम द कैपिटलिज्म ऑल्सो एंड सोशलिज्म ऑल्सो, इसलिए हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बोला गया मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या करा, कुछ ऐसी चीज़ें कहा कि ये तो है प्राइवेट सेक्टर संभालेगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री ये प्राइवेट सेक्टर संभालेगा, एग्रीकल्चर प्राइवेट फार्मर्स करें। बट स्टेट जो है, जो यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट मतलब यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी कि हैवी इंडस्ट्रीज़ पे। आयरन एंड स्टील आर सम एग्जांपल ऑफ द की हैवी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं जिनमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उस पर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखेगी। और गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगी, और गवर्नमेंट ट्रेड को रेगुलेट करेगी, यानी कि गवर्नमेंट लॉज बनाएगी ट्रेड करने के। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना, गवर्नमेंट ने क्या लगाया, तारीफ्स लगाए इंपोर्ट पे, यानी कि आप ज़्यादा सामान इंपोर्ट नहीं करा सकते हो, कराओगे तो बहुत तारीफ देना है, टैक्स देना है। तो इसीलिए गाइस जो है हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रेगुलेटेड सा स्ट्रक्चर बना दिया था, ट्रेड को कंट्रोल करा एंड मेड सम क्रूशियल इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर ऑल्सो, और एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट का रोल होने वाला था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या करा, एक बार जो है हम अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को हाईलाइट करके समझ लेते हैं। तो हमने जो है ना ही सोवियत यूनियन का मॉडल अडॉप्ट करा, ना ही हमने यूएसए का मॉडल अडॉप्ट करा, हमने एक मिडिल पाथ लिया जिसको हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी को कौन चलाएगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट मिलकर चलाएगी। प्राइवेट सेक्टर क्या देखेगा, एग्रीकल्चर पूरा प्राइवेट सेक्टर देखेगा, ठीक है, और जो है हमारा ट्रेड पूरा प्राइवेट सेक्टर देखेगा, और इंडस्ट्री पूरा प्राइवेट सेक्टर देखने वाला था। पूरा फाइनल है, बट यहाँ देखो अब साथ में क्या कह दिया कि हमारी स्टेट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी हैवी इंडस्ट्री को। हैवी इंडस्ट्री में आयरन, स्टील एंड ऑल दैट वो आ जाती है, हैवी इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगी। अब यहाँ सेकंड पढ़ो, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होगा वो सब भी हमारी स्टेट देखेगी। देन रेगुलेट ट्रेड, ट्रेड को रेगुलेट, ट्रेड को संभाल सकती है। यहाँ पे हमने देखा कि ट्रेड दे दिया था प्राइवेट सेक्टर को, बट वो जो ट्रेड जो प्राइवेट सेक्टर के पास था, ऐसा नहीं था कि वो फुली ट्रेड प्राइवेट सेक्टर के पास था, नहीं, हमारी गवर्नमेंट उस ट्रेड को रेगुलेट कर सकती थी, अपने हिसाब से चेंज कर सकती थी। जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा सेकेंड 5 ईयर प्लान पे हमने इम्पोर्ट्स पे तारीफ लगा दिए थे, टैक्स लगा दिया इम्पोर्ट पे, ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेड सम क्रूशियल इंटरवेंशन, और इंटरवेंशन मतलब अपना रोल निभाया कहाँ पे,
एग्रीकल्चर में। अभी अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया कि मच ऑफ द एग्रीकल्चर वॉज गिवन टू द प्राइवेट हैंड्स, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट ओनर्स को एग्रीकल्चर दे दिया था। बट ऐसा नहीं है सब वो अपनी मनमर्जी से करते रहेंगे, नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जो है हमारा एग्रीकल्चर में इंटरवेंशन गवर्नमेंट कर सकती थी। तो अगर इन शॉर्ट देखो तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ों को अभी भी कंट्रोल और इंटरफेयर कर सकती थी। और ये मॉडल हमने क्यों अपनाया था, क्योंकि अभी गाइस हमें अपनी इनिशियल स्टेजेस में थे और हमें अभी डेवलपमेंट करना था। तो अ मिक्स्ड मॉडल लाइक दिस वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। अब ऐसा मॉडल आया तो गाइज इस मॉडल के क्रिटिसिज्म भी है और इस मॉडल के सपोर्टर्स भी हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं इस मॉडल के क्रिटिसिज्म कौन से हैं और इस मॉडल के प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्रिटिसिजम्स ऑफ दिस मिक्स्ड मॉडल। इस मिक्स्ड मॉडल के क्रिटिक्स बहुत सारे थे, लेफ्ट विंग भी यानी कि वो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते हैं वो भी, एंड इवन राइट विंग, दोनों ने ही क्रिटिसाइज करा किसी ना किसी लेवल पे इस मिक्स्ड मॉडल को। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस मिक्स्ड मॉडल का था, वो क्या था कि अगर ऐसा सिस्टम होगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसे ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी और ज़्यादा जो है ग्रो करने का उनको जो है एक सही तरीके से स्टिमुलस नहीं मिलेगा, यानी कि वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर हर जगह पे गवर्नमेंट इतना इंटरवेंशन करेगी। पहली चीज़ क्रिटिक्स ने ये कही। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जब पब्लिक सेक्टर इतना इनलार्ज हो जाएगा और इतना पावरफुल हो जाएगा तो वो काफ़ी हर्डल्स क्रिएट करेगा प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली बाय वे ऑफ इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस परमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ, अब पब्लिक सेक्टर का इतना रोल बढ़ गया था, गवर्नमेंट का इतना रोल बढ़ गया था इंडस्ट्रीज़ खड़ी करने में और हर एक जगह में। तो कोई भी अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, प्राइवेट लोग जिनको अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलनी है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से जाके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से जाके उन्हें लाइसेंसेज और परमिट लेने पड़ते थे अपनी कंपनीज बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। और वो लाइसेंस और परमिट लेना आसान नहीं होता था उनके लिए, काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। इट लेड टू करप्शन ऑल्सो की लाइसेंस परमिट लेने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ती थी। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स इस चीज़ से लार्ज हुई और जो है इंक्रीज हुई जब पब्लिक सेक्टर पावरफुल हो गया, यानी कि अब गवर्नमेंट पावरफुल हो गई ना, गवर्नमेंट जब चाहे लाइसेंस लगा देगी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो वो जो है इस वजह से प्राइवेट कैपिटल यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप थी उनके रास्ते में रुकावटें आई। सिस्टम ऑफ लाइसेंसेज एंड परमिट्स, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने सोचा इंडस्ट्री लगानी है, तो देयर वर मैनी, पूरा एक लिस्ट थी जिन इंडस्ट्रीज के लाइसेंस परमिट लेना ज़रूरी था, लाइसेंस परमिट लेना आसान नहीं था। और अगर नेक्स्ट बात करें तो जो स्टेट पॉलिसी थी रिस्ट्रिक्ट करने की इम्पोर्ट को, वैसे ये पॉलिसी सही थी क्या कि अगर हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे ज़्यादा तारीफ लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो इम्पोर्ट लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी। बट क्या हो रहा था, जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मिल रहा था, उनके टक्कर में कोई था ही नहीं, तो वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था इंपोर्टेड गुड्स तो इतने महंगे, लोग हमारी खरीदेंगे, तो वो अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं कर रहे थे। ये तीसरी क्रिटिसिज्म था मिक्स्ड इकोनॉमी का। और लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आप इस मिक्स्ड इकोनॉमी से जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रही है जो उन्हें करनी चाहिए, और उस वजह से क्या हो रहा है, इनएफिशिएंसी हो रही है, जो जिस प्रोडक्टिविटी पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब और क्रिटिक्स भी हैं। ठीक है, और क्रिटिक्स पढ़ते हैं। देन देयर वर क्रिटिक्स हु थॉट दैट द स्टेट डिड नॉट डू इनफ। अभी ये तो ये था ना कि स्टेट इतने इंटरवेंशन लगाए तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो वो जब गवर्नमेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रही थी तो उसके भी बहुत क्रिटिसिज्म आए। पहला क्रिटिसिज्म, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है उतना काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। दे पॉइंटेड आउट दैट स्टेट डिड नॉट स्पेंड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ। अब क्या है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब ये बोला गया नेक्स्ट में कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट भी रोल करेगी, प्राइवेट भी रोल करेगा। अब गवर्नमेंट का सबसे पहला टास्क क्या है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। बट गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। और जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, और उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा और प्रॉफिट नहीं कर पा रहा। और दखल अंदाजी और इंटरवेंशन कैसे कर रही थी, लाइसेंस और परमिट्स के थ्रू। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग पुअर, द स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप इन क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास दैट एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ हाई सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। और इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन का क्या जो है हमें कॉन्सिक्वेंस मिला कि पुअर पीपल की तो इतनी हेल्प नहीं हुई जो सोचा गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या होगा कि इक्वालिटी वाला माहौल बन जाएगा, पुअर पीपल अपलिफ्ट होंगे। रादर देन दिस क्या हुआ, एक मिडिल क्लास इमर्ज हो गई इंडिया के अंदर। वो मिडिल क्लास जिनकी सैलरीज तो हाई थी बट उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इस टाइप की मिडिल क्लास इंडिया में इमर्ज हो जाती है। पॉवर्टी डिड नॉट डिक्लाइन सब्सटैंशियली ड्यूरिंग दिस पीरियड, सोचा गया था उतनी पॉवर्टी भी डिक्लाइन नहीं हुई। तो दिस वाज द कंट्रोवर्सी बिटवीन पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में कि पहले हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट संभालेगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर। बट यहाँ हमने देखा गवर्नमेंट ने ज़्यादा चीज़ों में इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी थ्रू लाइसेंस, परमिट्स एंड बहुत ही प्रोटेक्टेड सा इन्वायरमेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारा इंटरवेन करा
सिस्टम्स को, प्राइवेट सिस्टम को, और उसके काफ़ी सारे क्रिटिक्स थे जो अभी अभी हमने पढ़ लिए हैं। अब गाइस हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेजर आउटकम्स। तो अभी आपने प्लानिंग पढ़ लिया गाइस, दीज वर द कॉन्ट्रोवर्सीज, ये सभी क्या कहने थे वो सब क्रिटिसिज्म्स, कॉन्ट्रोवर्सी सब हमने देख ली। अब हमें फाइनल समझेंगे कि ये 5 ईयर प्लान्स के मेजर आउटकम्स क्या निकल के आए थे। ये जो 3, 4, 5, 6 जितने भी हमारे 5 ईयर्स प्लान्स निकले, इनके क्या मेजर आउटकम्स थे। तो अभी हम अर्ली 5 ईयर प्लान्स के देख रहे हैं आउटकम्स क्या आए थे, ठीक है। तो लेट अस सी द आउटकम्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो अब हमें देखने हैं मेजर आउटकम्स ऑफ आवर प्लानिंग सिस्टम। तो पहला आउटकम है हमारी मेजर फाउंडेशंस। ये प्लानिंग ईयर ही था, इनिशियल प्लानिंग ईयर्स में हमारी कंट्री की मेजर फाउंडेशंस रखी गई थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़े बड़े लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंडिया की हिस्ट्री में इसी पीरियड के दौरान लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल मेगा डैम्स बने थे, जैसे कि भाखरा नंगल डैम, हीराकुद डैम फॉर इरीगेशन एंड पावर जनरेशन इस दौरान बना था। फाउंडेशन पता है ना आपको, नींव रखना, तो यस हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की नींव रखी गई थी इसी समय में। बहुत इंपॉर्टेंट मेगा डैम प्रोजेक्ट्स इस समय में लिए गए। कुछ हैवी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी इसी समय में हमारी डेवलप हुई थी, जैसे कि स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज और डिफेंस प्रोडक्शन एक्सेट्रा इसी दौरान हमारी डेवलप हुई थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ सब्सटैंशियली, मतलब है ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, बट येस इम्प्रूव हुआ। ये 3 चीज़ों ने मिलकर नींव रखी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट की। मेगा डैम्स, हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव। अब देखो, अब ये जितने हमारे मेगा डैम प्रोजेक्ट्स हुए थे इनके रिलेटेड काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म्स भी हैं, बट स्टिल अगर हम आज के समय की ग्रोथ देखें, जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ हुई उसके बाद में, अगर ये मेगा डैम प्रोजेक्ट्स, ये बेसिक फाउंडेशंस हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की नहीं रखी गई होती तो ये हम नहीं अचीव कर पाते। तो ये हमारा पहला आउटकम था, फाउंडेशंस। 3 फाउंडेशंस याद कर लीजिए। अब देखते हैं गाइस हम अपना दूसरा आउटकम है हमारा लैंड रिफॉर्म्स। दूसरी चीज़ जो हमने एम करी थी अपनी प्लानिंग से वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में कि हम लैंड रिफॉर्म्स लाएं। तो 2 लैंड रिफॉर्म्स थे जो हम अच्छे से कर पाए, कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे जो ऑन पेपर से हम नहीं कर पाए। पहला लैंड रिफॉर्म की हम बात करते हैं गाइस, जो था हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो हमें हटाना था वो था ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, एंड इसमें हम सक्सेसफुल हुए थे। ज़मींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के ज़माने से इंडिया में था, यानी कि इसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता था और उनके लैंड पे फार्मर्स टेनेंट्स बन के काम करते थे, किराएदार बन के, और वो जो है कोई उनको टेनेंट्स को प्रॉफिट नहीं होता था। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे जाते थे बाय द बिग ज़मींदार्स। तो ये ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया लैंड रिफॉर्म्स के तहत, और ये एक सक्सेसफुल चीज़ थी इसकी। दिस बोल्ड एक्ट नॉट ओनली रिलीज द लैंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ क्लास दैट हैड लिटिल इंटरेस्ट इन इट। तो ज़मींदारी सिस्टम में से ज़मींदार से उनकी ज़मीन ले ली गई थी, तो इससे एक तो ये हुआ कि वो ज़मींदार जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था फार्मिंग में, वो बस फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करके सारा प्रॉफिट ले रहे थे, एक तो उनसे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम बच गया था, एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। और ये ज़मींदार बहुत पावरफुल हो जाते थे, फिर पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते थे। तो जब ज़मींदारी सिस्टम हटा तो वो भी हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हुई। नेक्स्ट जो हमारा सक्सेसफुल हुआ था अटेम्प्ट वो था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड मतलब स्मॉल पीसेस जो है लैंड के, उन्हें एक साथ लाना जिससे कि उन पे फार्मिंग हो पाए। अब पहले ज़माने में क्या हो रखा था कि लोगों के जो फार्म्स थे वो ऐसे डिस्पर्स थे। एक आदमी है उसके पास इतनी छोटी सी ज़मीन इधर है एक एरिया में है, और कुछ ज़मीन कुछ बहुत दूर के एरिया में है, ठीक है, या फिर उस पर बहुत छोटी सी ज़मीन है। तो इसलिए जो है कंसोलिडेट करा गया फार्म साइज़ को कि भैया इंसान के पास इतनी तो ज़मीन हो जिन पे वो अच्छे से फार्मिंग कर पाए। एक इंसान की 1 एकड़ ज़मीन यहाँ पे है इस वाले एरिया में, और 1 एकड़ ज़मीन इस वाले में, और 1 एकड़ ज़मीन इस वाले में, तो वो अगर तीनों पे अलग अलग जगहों पे फार्मिंग करेंगे तो इतना उनको यील्ड नहीं मिलेगी। वहीं पे अगर उन पे एक ही जगह पे ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसलिए कंसोलिडेशन करा गया लैंड का। दिस वाज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल जो मैं आपको दे रही थी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड मतलब कि एक वायबल लैंड बना पाए, इतना लैंड तो इंसान के पास हो कि जिसपे वो फार्मिंग करके यील्ड निकाल पाए। बहुत छोटे लैंड पे भी आप फार्मिंग करोगे तो अच्छी आपको फसल नहीं मिलेगी। तो ये भी फेयरली सक्सेसफुल था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड भी सक्सेसफुल हुआ हमारा। बट 2 ऐसे थे जिनको अगर हमने इम्प्लीमेंट करा भी तो बिल्कुल वो सक्सेसफुल नहीं हुए। पहला था पुटिंग द सीलिंग ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, या फिर अपर लिमिट लगाना। सीलिंग मतलब यानी कि एक अपर लिमिट लगा दी कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है इस एरिया से ज़्यादा प्रॉपर्टी या फिर लैंड अपने पास नहीं रख सकता। सीलिंग लगा दी गई रूरल एरियाज़ में कि भैया एक इंसान पे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ हाइपोथेटिकल, एक इंसान पे सिर्फ
100 एकड़ ज़मीन ही हो सकती है, ठीक है, या फिर बस 50 एकड़ ज़मीन हो सकती है, ये हमने सीलिंग लगा दी। बट फिर भी सीलिंग लगाने का फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो इस सीलिंग से बच रहे थे। वो क्या करते थे, अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे ज़मीन करा ली, किसी और इंसान के नाम पे ज़मीन करा ली और फिर उनसे अपने हाथ में ले ली, और ऐसे अलग अलग सिस्टम्स लगा के वो इस लॉ को इवेड कर पा रहे थे। यानी कि अभी भी वो ज़मींदारी अपनी कर रख पा रहे थे, वो काफ़ी सारी ज़मीनों को होल्ड कर पा रहे थे। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, दो द लॉ वर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग on how much agriculture land one could possess, but people with excess managed to evade the law। excess यानी कि बहुत अमीर लोग, बहुत अमीर ज़मींदार इस वाले लॉ से बच गए, ठीक है। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। दो सक्सेसफुल हुए, ज़मींदारी सिस्टम सक्सेसफुल हो गया, अबॉलिश होना, और लैंड कंसोलिडेशन सक्सेसफुल हुआ। लैंड सीलिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ना ही वो वाला सिस्टम हमारा सक्सेसफुल हुआ। कौन सा, ये लास्ट गिवन है। एक ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश गई थी टेनेंट्स के लिए, यानी कि वो फार्मर्स जो किराए पे काम करते हैं एक फार्म पे, उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई थी कि आपको जो है लॉज मिलेंगे, लीगल सिक्योरिटी मिलेगी, जब चाहे आपको जो है वो आपका जो ओनर है वो आपको, जिसके लैंड पे आप काम कर रहे हो, लैंड ओनर, वो आपको निकाल नहीं देंगे, ठीक है। इविक्शन के खिलाफ सिक्योरिटी दी गई थी, बट ये सिर्फ ऑन पेपर्स रही थी, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था। तो मेजर आउटकम हमने पहला फाउंडेशन पढ़ा, जिसमें हमने डैम्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आउटकम हमारा लैंड रिफॉर्म। कुछ लैंड रिफॉर्म्स का फायदा मिला, कुछ का नहीं मिला। अब हमें अपना नेक्स्ट आउटकम देखना है। तो नेक्स्ट आउटकम से पहले गाइज आपकी बुक में ये बॉक्स दे रखा है अबाउट द फूड क्राइसिस। इसमें हमें गाइज हमारे कंट्री में जब फूड क्राइसिस आए थे उसके बारे में बता रखा है, और कितनी प्रॉब्लम्स कंट्री ने फेस करी थी ड्यूरिंग द फूड क्राइसिस। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, और हम देखते हैं अपना थर्ड मेजर आउटकम, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ऊपर बॉक्स से आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडिया में फूड क्राइसिस आए थे, एंड फूड क्राइसिस के दौरान जो है हमारी यूएसए ने जो है फूड क्राइसिस के दौरान हेल्प करी थी। अब जब हम यूएसए से हेल्प ले रहे थे, यूएसए हमारे को एड कर रहा था उस दौरान पे, तो यूएसए ने हमारे को जो है प्लानिंग करने में हमें डोमिनेट करा, और हमें कुछ रास्ते बताए कि हमें उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। और क्योंकि उस दौरान हम यूएसए से हेल्प ले रहे थे, वी वर डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमें उनकी बात माननी भी पड़ी, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को पुश करा कि हम चेंजेस लाएं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। उन्होंने कहा हमारी गवर्नमेंट को कि हम कुछ स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएं जिससे हम अपनी कंट्री में फूड सफिशिएंसी इंश्योर कर पाए, क्योंकि हमारी कंट्री में फूड क्राइसिस हो रहे थे ना, अनाज की कमी हो गई थी। तो इसलिए यूएसए ने कहा कि आप नई स्ट्रैटेजी लगाओ जिससे आप फूड में सफिशिएंट हो, ठीक है। तो वो नई स्ट्रैटेजी क्या थी, वो नई स्ट्रैटेजी ही है हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये यूएसए वालों ने हमारी कंट्री के प्लानर्स को कहा कि अब आप अपनी पॉलिसी बदलो। पहले आप जितने भी इंसेंटिव, यानी कि जितने भी जो है बेनिफिट्स दे रहे थे, वो उन फार्मर को दे रहे थे जो गरीब थे, ठीक है, जो गरीब फार्मर्स थे, जो इतने रिच नहीं थे। आप उनकी हेल्प कर रहे थे, वो लैंड खरीदें, उनको इंसेंटिव क्रेडिट वगैरह देते जिससे वो खेती कर पाए। रादर देन दिस, अब आपको क्या करना है, आपको रिसोर्सेज वहाँ लगानी है जहाँ फार्मर ऑलरेडी रिच है, जहाँ फार्मर पे ऑलरेडी पैसा है, और जहाँ ऑलरेडी इरिगेशन भी है, यानी कि जहाँ इरिगेशन पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इरिगेशन ऑलरेडी है, उस जगहों पे आप अपनी रिसोर्सेज लगाओ, ठीक है। अब इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, बट फिर भी जो है हमें यूएसए ने फोर्स करा, सो वी डिड दिस। द आर्ग्यूमेंट वाज दैट दोज हु ऑलरेडी, अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा यूएसए ने, क्योंकि उन्होंने हमें फूड सफिशिएंट होना था। तो दे सेड दैट कि अगर हम उस एरिया में जो है पैसा लगाएंगे जिन पे ज़्यादा रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा रिसोर्स हम और दे देंगे तो वो हमें शॉर्ट रन में कम समय में ज़्यादा यील्ड दे पाएगा, और हम क्राइसिस में थे तो हमें यील्ड चाहिए थी। तो इसलिए ये बोला गया कि वहाँ पे हमें हेल्प करनी चाहिए जहाँ थोड़ी बहुत रिसोर्सेज पहले से हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, द गवर्नमेंट ऑफर हाई विल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। आपने पढ़ा होगा ये HYV सीड्स के बारे में, 6th क्लास से पढ़ते हैं हम इन सीड्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ने HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और अच्छी इरिगेशन बहुत सब्सिडाइज, यानी कि बहुत सस्ते रेटों पे देनी शुरू कर दी। किसको, थोड़े रिच फार्मर्स आप कह सकते हो, या वो फार्मर्स जो ऑलरेडी थोड़े वेल ऑफ थे और जहाँ पे इरिगेशन होती थी। और जो है गवर्नमेंट ने उनको ये भी प्रॉमिस करा कि जब उनकी फसल उग जाएगी तो वो जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पे उनकी फसल खरीद भी लेंगे, एंड इस चीज़ को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो कोई पूछे अगर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वो था जब हमने रिसोर्स प्लानिंग करी, अपनी रिसोर्सेज हमने कहाँ लगाई, ऑलरेडी वेल ऑफ एरियाज़ में जहाँ ऑलरेडी फार्मिंग अच्छी थी, रिसोर्सेज थी, इरिगेशन था, वहाँ पे हमने और इंसेंटिव्स दिए, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड दिए, फर्टिलाइजर दिए, पेस्टिसाइड्स दिए, और वहाँ से हमने यील्ड इंक्रीज़ करी और फार्मर को प्रॉमिस करा कि आपका
फूड हम खरीदेंगे भी, आपकी जो फसल है हम खरीदेंगे भी, वो था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड वाई वी डिड दिस, क्योंकि हमें जो है अमेरिका ने कहा था कि हमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या हमें फ़ायदा मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो द रिच पीजेंट्स एंड द लार्ज लैंडलॉर्ड्स वर बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोसेस, तो वही था, रिच लोगों की और मदद करी थी, तो उन्हें तो बहुत बेनिफिट मिला ग्रीन रेवोल्यूशन से। अब अगर हम देखें क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन करा भी था हमारे कंट्री के अंदर, तो मेनली मीडियोकर ग्रोथ थी, बहुत ज़्यादा भी कोई कमाल नहीं करा था ग्रीन रेवोल्यूशन ने। बट हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारा वीट प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर दिया था और अवेलेबिलिटी फूड इन द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में जो फूड क्राइसिस हो रहे थे वो खत्म हो गए थे, फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई थी। बट एक प्रॉब्लम आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, वो क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी कंट्री में पोलराइजेशन कर दी। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन, अभी एंडो बायोपोलैरिटी में पढ़ा था ना, 2 पोल्स हो जाते हैं। तो हमारी कंट्री में कैसी पोलराइजेशन हो गई, एक एरिया हमारा ऐसा हो गया जहाँ पे फार्मिंग एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, और एक एरिया हो गया जहाँ पे फार्मिंग एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड रह गया। एडवांस कहाँ हुआ था, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रॉस्परस हो गया, फार्मर यहाँ के अमीर हो गए। बट वहीं पे कुछ और हमारी स्टेट्स थी जिनको इंसेंटिव, जिनको जो है रिसोर्सेज नहीं दी गई थी, तो वहाँ बैकवर्ड हो गया एग्रीकल्चर। इसीलिए लेफ्ट विंग वाले जो हैं इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उसका एक और मेजर आउटकम हमारे सामने आया था, क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मिडिल पीजेंट्स का सेक्शन निकल गया था। एक ऐसे नई हमारी क्लास एमर्ज हो गई थी, जैसे मिडिल क्लास एमर्ज हुई थी ना इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा, वहीं एग्रीकल्चर में भी मिडिल पीजेंट सेक्शन आ गया था, या वो पीजेंट्स थे जिन पे मीडियम साइज़ का लैंड था, जिनको बेनिफिट्स मिले चेंजेस में से, एंड दे सून बिकम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, और फिर उन पर थोड़ी थोड़ी पावर आई तो ये भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होने लगे। तो दिस वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने तीनों मेजर आउटकम्स पढ़ लिए हैं, बट हमने अपनी फूड सफिशिएंसी तो अचीव कर ली थी। अब यहाँ पे आपको जो है एक फास्ट फॉरवर्ड दे रखा है, द वाइट रेवोल्यूशन, फास्ट फॉरवर्ड वाइट रेवोल्यूशन, इसमें हमें अमूल के बारे में पढ़ना है, इसको भी रीड कर लेते हैं। तो हमने ऐड तो देखा ही यार, टली बटली डिलीशियस अमूल, और अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको बोला जाता है द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हमारे अमूल को लॉन्च करने में। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड दैट लॉन्च्ड अमूल, उनमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा था हमारे वर्गीस कुरियन ने, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अमूल क्या है अब गाइस, अमूल गाइस स्टार्ट होता है हमारा 1946 से अमूल स्टार्ट हो जाता है। अमूल क्या है, अमूल जो है स्टार्ट हुआ था एक टाउन से गुजरात के, जिसको कहा जाता है आनंद, ठीक है। यहाँ पे एक डेयरी मूवमेंट लॉन्च होता है, ठीक है, जहाँ पे अमूल कॉर्पोरेशन को जो है बहुत सारे 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स ज्वाइन करते हैं। सभी लोग इकट्ठे आते हैं एंड वो जो है अपनी एक चेन बना लेते हैं मिल्क प्रोड्यूसर्स की, जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। अब ये जो अमूल कोऑपरेटिव बना, इससे ना ही जो है इकोनॉमिक फ़ायदा हुआ, साथ ही के साथ रूरल डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है उनकी इकोनॉमी तो स्ट्रॉन्ग हुई ही, उनको तो इनकम हुई, साथ ही के साथ और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, क्योंकि अगर आप मिल्कमैन है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तो ज़रूरत होगी। तो बहुत अलग अलग तरीके से अमूल की वजह से पूरे के पूरे गुजरात के जो रूरल एरिया है, यहाँ सारे एरिया में क्या हुआ, डेवलपमेंट आया, रूरल डेवलपमेंट भी आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आया, और जो है पॉवर्टी एलिवेशन भी हुआ। तो इसीलिए इस चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, वाइट रेवोल्यूशन। ये जो अमूल है ना, जो हमारा अमूल जो है, ये जो स्टार्ट हुआ, एंड वॉट एवर इट डिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। अमूल बनने के बाद क्या हुआ, पॉवर्टी भी एलिवेट हुई उन एरियाज़ में जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसर्स इस अमूल का हिस्सा बने, पॉवर्टी भी एलिवेट हुई, साथ ही के साथ जो है वो लोग डेवलप भी हुए। तो इसको बोला जाता है वाइट रेवोल्यूशन। और साथ ही के साथ 1970s में भी इसी पैटर्न को जो है बाकी हमारी कंट्री में भी अपनाना शुरू हुआ। 1970s में दूसरा प्रोग्राम लॉन्च होता है, जिसको हमने क्या कहा, ऑपरेशन फ्लड, 1970s में। अब ये ऑपरेशन फ्लड पे भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑपरेशन फ्लड ने क्या करा, बहुत सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स को, नेशन वाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स को एक साथ लेकर आया, ठीक है। एक साथ लेकर क्यों आया, ये एक मिल्क ग्रिड बना दी गई, जिसमें सारे के सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स के बारे में पता लगाया गया, और उनको जो है एक चैनल बनाया गया, जिससे मिल्क प्रोड्यूसर जो हैं और मिल्क कंज्यूमर्स यानी कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें करीब लेके आया जाए, और मिडिल मैन को जो है बीच में से हटा दिया जाए, जिससे कि मिल्क प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा मिले। वरना क्या होता था, मिडिल मैन जो ट्रेडर्स होते थे वो सारा प्रॉफिट रख लेते थे, और मिल्क
मिल्क प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता था, इसलिए मिडिल मैन को हटाने की कोशिश करी गई बाय दिस ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो था सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम नहीं था, यानी कि ऐसा ही नहीं था कि बस ये इसलिए करा गया था कि मिल्क प्रोड्यूसर्स को इनकम जनरेट हो। इनफैक्ट देखो ये जहाँ भी हो रहा था, कहाँ हो रहा था, ये बेसिकली रूरल एरिया में हो रहा था। और विकास कब आएगा? जब हम गाँव से ही विकास करते हुए चलेंगे, डेवलपमेंट करते हुए चलेंगे। तो इसलिए जब ऑपरेशन फ्लड लॉन्च हुआ तो इसको क्या देखा जा रहा था, एक ऐसा हमारा एक पार्ट टू डेवलपमेंट देखा जा रहा था इसको, क्योंकि हर एक गांव में हम लोग मिल्क प्रोड्यूसर्स को लेकर आ रहे थे एक नेशन वाइड ग्रिड पे, तो उससे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी और पॉवर्टी भी एलिवेशन हो रहा था। इसके लिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स हैज़ कंटिन्यूड टू इंक्रीज विद इन द नंबर ऑफ मेंबर। और जो है इस ऑपरेशन फ्लड के हमें और भी बहुत फायदे मिले, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ ही। जो नई नई कोऑपरेटिव्स बनती रही इस ऑपरेशन फ्लड के तहत, तो धीरे धीरे इनमें वुमेन पार्टिसिपेशन भी होने लगा। धीरे धीरे इन कोऑपरेटिव्स में वुमेन भी आने लगी एंड नाउ वी हैव वुमेन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो। तो ऑपरेशन फ्लड क्यों हुआ हमारा? जब हमने देखा अमूल इतना सक्सेसफुल हुआ, अमूल के मॉडल को अपना के हमने 1970s में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करा, जिसमें मिल्क प्रोड्यूसर्स को सब इकट्ठे लाया गया। अब उससे मिल्क प्रोड्यूसर्स का ही फायदा नहीं हुआ कि उनको पैसा मिला, उनको एक इनकम मिली, साथ ही के साथ जब गाँव में लोगों के पास पैसा आया तो गाँव में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो दिस वॉज द आर फास्ट फॉरवर्ड वाइट रेवोल्यूशन। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ लेटर डेवलपमेंट्स। अब हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। अब हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि अभी तक हमने इंडिपेंडेंस के थोड़े समय बाद का पढ़ा था, नाउ हम थोड़े आगे के डेट एंड इवेंट से पढ़ेंगे। एंड ऑफ 1960s से जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है एंड इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनती है, तब क्या क्या हमारा प्लानिंग चलती है, बहुत शॉर्ट ग्लिम्स अभी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नाउ लेट अस कवर द टॉपिक लेटर डेवलपमेंट्स। अब हमें क्या देखना है, दैट जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है एंड इंदिरा गांधी इमर्ज होती है एज अ पॉपुलर लीडर, तो तब हमारी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, ये कौन सा पीरियड है, 1967 के ऑनवर्ड्स, तो काफ़ी सारे नए नए चेंजेस देखे जाते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा लगा दिए जाते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर पब्लिक बना दिया जाता है 14 प्राइवेट बैंक्स को। द चेंजेस वर अकम्पेन्ड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड्स द सोशलिस्टिक पॉलिसीज़। तो अगेन 1967 से हमारी जो इकोनॉमी थी उसको फिर से सोशलिस्टिक पैटर्न पे लाने की कोशिश की गई, यानी कि गवर्नमेंट का रोल को बढ़ावा देने की कोशिश की गई 1967 से। अब धीरे धीरे गाइज इस चीज़ में भी चेंज आया, क्योंकि जब हमारा ये सोशलिस्टिक पैटर्न ज़्यादा था, यानी कि स्टेट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था, इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी। साथ ही के साथ पूरा 1950s से 1980s में हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्लो रेट पे जो है डेवलप कर रही थी, ओनली 3 to 3.5% पर एनम। ठीक है, और साथ ही के साथ जितना ज़्यादा स्टेट का इंटरवेंशन हो रहा था उतना उतना जो है हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी एंड ऑल्सो देयर वाज करप्शन। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा था वो जो है इतना नहीं पड़ रहा था किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, एंड पब्लिक ओपिनियन जो है धीरे धीरे चेंज होने, धीरे धीरे ये सोच बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब दिखाई दिया 1950 से 1980 में हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, बहुत ही मीडियोकर रेट पे हमारी इकोनॉमी बढ़ी थी, ओनली 3 to 3.5% पर एनम। और प्लस जब गवर्नमेंट सब कुछ इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी तो उससे करप्शन भी बढ़ रहा था और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। तो पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोगों का फेथ भी इतना ज़्यादा हटने लगता है किससे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। धीरे धीरे हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी समझ में आ जाता है कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितनी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं वो कम करनी शुरू करनी पड़ेगी और स्टेट का इंटरवेंशन थोड़ा कम होना शुरू होगा। तो ये सिचुएशन हमारी कब चेंज होती है, 1980 से। 1980s से हमारे पॉलिसी मेकर्स अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाते हैं और फिर हमारी जो स्टेट की इंटरवेंशन था वो कम होना शुरू होता है, जिसके बारे में आप आगे इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने वाले हो। जब हम LPG अडॉप्ट करते हैं 1991 में, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, वो सब आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो 1980s तक तो हमारा जो है, 1980s के बाद से हमारा सिस्टम जो है गाइज वो चेंज होता है। 1980s तक जब हमारी इंडिपेंडेंस वैल्यू से लेकर आप 1980s तक हमने अपनी इकोनॉमी कैसे चलाई, स्टेट इंटरवेंशन के साथ में, बट फिर धीरे धीरे आगे चल के हम चेंजेस लेकर आए जो आप आगे चल के पढ़ लोगे। तो नाउ विद दिस आपका ये चैप्टर तो गाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट वेट, अभी हम इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं जिनको बोला जाता है एडेड टॉपिक, क्योंकि ये आप लोग स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ऐड हो चुके हैं आपके सिलेबस में। कौन से 2 टॉपिक है ये? पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और दूसरा टॉपिक है नीति आयोग। तो लेट अस स्टडी द एडेड टॉपिक्स। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये हमारा एडेड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो लेट अस स्टडी दिस टॉपिक। एंड इस टॉपिक के बारे में CBSE ने हमें एडिशनल PDF में नहीं दिया है,
बट जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इसकी वो हम पढ़ लेंगे, जैसे फॉर्मेशन डेट, कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, सो दैट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो लेट अस सी द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है गाइस? दिस इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इस्टेब्लिश करी थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? अगस्त 1952 में। अगस्त 1952 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बॉडी इस्टेब्लिश करी थी। दिस इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अभी हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा कि हमारी एक और हमने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल प्लानिंग ईयर्स में हमने अपनी एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन हमारी बनी थी 1950 में, 1950 में, जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जिन्होंने बनाए, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड इनिशियल ईयर्स में जो भी हमारा डेवलपमेंटल गोल्स प्लानिंग करने थे तो हमारे प्लानिंग कमीशन करती थी, ठीक है। तो वी हैड प्लानिंग कमीशन, बट फिर भी प्लानिंग कमीशन के साथ में इन 1952 हम नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल बनाते हैं जो एक एपेक्स बॉडी बनती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। एंड इसका मेन रोल क्या होता है हमारे नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल का? टू टेक डिसीजंस और मैटर रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ द कंट्री। अगर प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बना रही है तो जो टास्क है रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, एग्जीक्यूशन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, वो काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का था। समझ गए आप? अब ये जो बॉडी है इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैचुटरी बॉडी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये समझो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि इस बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे काफ़ी सारी हमारी ऐसी कमीशन है जिनके बारे में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। एग्जीक्यूटिव बॉडी इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें पार्लियामेंट में कोई एक्ट या फिर कोई एक्ट पास होने के बाद जो बनाई जाती है, नहीं, ये बॉडी एक्ट पास होने के बाद भी नहीं बनाई गई थी। दिस इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैचुरी बॉडी। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एनडीसी। तो एनडीसी के चेयरमैन भी कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, हर एक स्टेट के सीएम के मेंबर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उनके एडमिनिस्ट्रेटर, सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन भी एनडीसी के मेंबर हैं। तो अभी तो गाइस हमारी प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई है, बट जब प्लानिंग कमीशन थी तो प्लानिंग कमीशन के सभी मेंबर्स एनडीसी के मेंबर्स थे। तो एक तरीके से आप मान लो कि ये एक साथ वर्क करती थी, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। जो सेक्रेटरी होते थे हमारे प्लानिंग कमीशन के, पहले जब हमारी प्लानिंग कमीशन थी, अब प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस बाय नीति आयोग, जो अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो पहले प्लानिंग कमीशन थे, प्लानिंग कमीशन हमारे पास नहीं है, नाउ वी हैव नीति आयोग, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन जब हमारी हुआ करती थी, जो प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी होते थे हमारे एनडीसी के भी सेक्रेटरी होते थे, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन हो गई है। सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द एनडीसी। द एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन। जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए होती थी हमारे एनडीसी को, वो भी प्लानिंग कमीशन इसको प्रोवाइड करती थी। अब देखते हैं ये हमारी एनडीसी जो थी गाइस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाई गई थी ये? तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ना, तभी तो ये बनाई गई थी। तो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल। तो एनडीसी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनडीसी कैन बी लिस्टेड बिलो। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये प्लानिंग कमीशन को एडवाइस करती थी, ठीक है। पहली चीज, टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। तो जो कुछ भी प्लान हम बनाते हैं अपनी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, तो उनमें जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथ करना, उनको ढूंढना, उनको मोबिलाइज करने का काम एनडीसी का था। नेक्स्ट, टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी इन ऑल वाइटल स्फेयर्स, ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, टू इंश्योर द बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एक जो है ऑब्जेक्टिव था। इन एडिशन टू दिस, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्ले करती है। वो क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म देती है सभी स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर को, सभी स्टेट के लीडर्स को, कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाए। एक सिक्योर उनको इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो सब बैठ के अपने जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और आगे के जो डेवलपमेंटल प्लान है उनके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा
यहाँ के डेवलपमेंट काउंसिल में जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी मेंबर हैं, तो एक उनको प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे वो सभी बातों पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहला क्या हुआ, सारी प्लानिंग में जितनी रिसोर्सेज चाहिए हमारे को उन सब के ऊपर जो है हम देख रेख करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है हर स्फेयर में बनाई जाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही हम डेवलपमेंट के लिए, किस स्फेयर के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बना रहे हैं, नहीं, सभी स्फेयर्स के हमारे डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बने, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ध्यान रखती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये ध्यान रखती है कि हमारे यहाँ बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि कंट्री के एक हिस्से में ज़्यादा डेवलपमेंट हो दूसरे में ना हो, तो बैलेंस डेवलपमेंट का ध्यान रखती है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है चीफ मिनिस्टर्स को, स्टेट मिनिस्टर्स को, कि वो जो है बातों को डिस्कस कर पाएँ और जो है आगे फ्यूचर प्लानिंग कर पाए, तो उसका एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है हमारी एनडीसी। अब फंक्शंस देखते हैं हमारे एनडीसी के। तो मीट इट्स ऑब्जेक्टिव एनडीसी हैज़ बीन असाइन्ड बिलो फंक्शंस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें पूरा करने के लिए एनडीसी के कुछ फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन है टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल प्लान इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ द रिसोर्स प्लान। यानी कि जो कुछ भी हमें नेशन के डेवलपमेंट प्लान्स बनाने हैं तो उसके लिए जो रिसोर्सेज होती हैं उनका असेसमेंट करेगी एनडीसी। क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उतने रिसोर्सेज से क्या डेवलपमेंट हम कर ला सकते हैं, वो जो कुछ भी करना है वो एनडीसी करती है। नेक्स्ट, टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन बनाती है उसको चेक करना, उसको असेस करना, उसकी चेकिंग करना, उसको सोचना समझना, ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखना, डिसएडवांटेजेस देखना, वो सब काम जो है क्या करती है, एनडीसी करती है। नेक्स्ट, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान एंड द वे टू ऑगमेंट रिसोर्सेज। प्लस जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं उनमें जितनी भी रिसोर्सेज जो है हमें ज़रूरत की चाहिए उन्हें इंप्लीमेंट करना, ये काम ये एनडीसी का है। फोर्थ, टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के डेवलपमेंट को लेकर वो भी ये देखती है। नेक्स्ट, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो हमारे 5 ईयर प्लान चल रहे थे इनकी वर्किंग को भी चेक करना, रिव्यू करना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम था। 6th, इसका फंक्शन है टू रिकमेंड सच मेजर दैट आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द एम्स टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान। और 6 क्या है, जो 5 ईयर प्लान्स में हमने नेशनल प्लान्स में जो हमने टारगेट्स जो है सेट करे थे उनको अचीव करने के लिए जो कुछ भी नेसेसरी रिकमेंडेशंस हैं वो देने का काम किसका है, एनडीसी का है। तो ये फंक्शंस हो गए गाइस हमारे एनडीसी के। ओके, तो अब देखना है प्रेजेंट रेलिवेंस एनडीसी की। एनडीसी के बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमने समझ लिया है। बट प्रेजेंटली जो है हमारी इसकी रेलिवेंस जो है वो बहुत डिक्रीज हो गई है। वाई? क्योंकि देखो जो हमारी नीति आयोग है जिसने रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को, और जो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं वही मेंबर्स हैं हमारे एनडीसी के, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। तो इस वजह से जो है नीति आयोग के आने के बाद से जो है ना ही जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी कोई स्पेशल वर्क हुआ है, ना ही उसकी कोई मीटिंग हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है दैट तब से प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गई है तो अब हमें एनडीसी को भी अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि जो है प्लानिंग कमीशन और एनडीसी गाइस पैरेलल चल रहे थे। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन ही नहीं है और नीति आयोग वो सब काम परफॉर्म कर रही है, बट अभी तक ऐसा कोई जो है एक्ट नहीं आया है या अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, अभी तक हमने फाइनलाइज नहीं करा है कि हम इसे जो है अबॉलिश करेंगे या नहीं। तो नाउ लेट अस सी अबाउट द नीति आयोग। तो अब पढ़ते हैं हम नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा नाम है नीति। नीति की अगर आप जो है फुल फॉर्म देखोगे तो इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया नीति आयोग। किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? जो गाइस हमारी प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, जो हमारी प्लानिंग कमीशन है जो बनी थी 1950 में, इसको रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया था। अब क्यों बना दिया गया था ये समझते हैं। तो ये जो नीति आयोग है इसको प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके बनाया गया था। अब क्यों बनाया गया था वो हम समझते हैं यहाँ से। ये हमारा सीबीएसई का डायरेक्ट एडेड टॉपिक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी और प्लानिंग कमीशन बेसिकली गए सोशलिस्टिक मॉडल पे बेस्ड थी। सोशलिस्टिक मॉडल वही जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है। प्लान डेवलपमेंट करने के लिए सोशलिस्टिक मॉडल पर हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। बट अभी गाइज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अभी हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एरा में आज के समय पे हम रह रहे हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी जो सोशलिस्टिक मॉडल पे चल रही थी, इट वाज बिकमिंग इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट। वो इनइफेक्टिव और इररेलेवेंट हो रही थी क्योंकि आज के समय पे हम इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ओपन इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो इसलिए इस सब चीज़ों से कोप करने के लिए, चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट से कोप करने के लिए, यानी कि उनको संभालने के लिए, उन प्रेशर से डील करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी 1950 में जो ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्टिक मॉडल बनी थी उसको डिसॉल्व कर दिया एंड आयोग को फॉर्म कर लिया। नीति आयोग फॉर्म तो गाइस हमारी 1
जनवरी 2015 को हुई थी, बट उसके बारे में डिक्लेयर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के दौरान ही कर दिया था। कब? 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक अबाउट द प्लानिंग ऑफ अबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो हमारी नीति आयोग बनी कब? नीति आयोग बनी तो 1 जनवरी को थी, बट इसके अबॉलिशमेंट के बारे में जो है बता दिया था हमारे को मोदी जी ने कब? प्लानिंग कमीशन के अबॉलिशमेंट के बारे में 15 अगस्त 2014 को ही। ठीक है, एंड उसके बाद फाइनली नीति आयोग बनती कब है? इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को। डेट आप लर्न कर सकते हो, न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन जाती है। अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये समझते हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव नीति आयोग का क्या था कि टू प्रोवाइड द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एंड द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यानी कि जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसको जितनी भी नेसेसरी एडवाइस चाहिए पॉलिसीज बनाने के लिए, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, पूरे के पूरे कंट्री के लिए भी, अलग अलग स्टेट्स के लिए भी, जो भी पॉलिसीज बनाने के लिए एडवाइस की जरूरत है वो कौन देगा? नीति आयोग देगा। आप ठीक है, पहले ये काम प्लानिंग कमीशन करता था, बट अब जैसे कि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, अब हम इतना ज़्यादा सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे और हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, हमें डेवलपमेंट से फेस करना था। अब आजकल के नए प्रेशर्स को हमें जो है उनको अकॉर्डिंग चलना था, तो वी चेंज्ड इट। ठीक है, तो अब हमने नीति आयोग अडॉप्ट कर लिया। और नीति आयोग के भी सबसे मेन जो है, अगर आपको फंक्शन क्या था कि वो टेक्निकल एडवाइस देने के लिए बनी थी यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो अब ये हम तो डायरेक्ट हम अपना PDF से ही पढ़ते हैं। अब कौन होते हैं चेयरमैन हमारे नीति आयोग के? तो प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? वो भी जो भी होते हैं, जो भी हर साल बाद बनते हैं, उनको भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे चेयरमैन नीति आयोग के कौन थे? अरविंद पंगारिया, इनका नाम आपको याद रखना है फर्स्ट का। और अगर प्रेजेंट जो है हमारे करंट नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। तो 3-4 वन मार्कर यहाँ से बन रहे हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, अगर नीति आयोग के अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें, फर्स्ट कौन थे? अरविंद पंगारिया। हम बात करें तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, तो ये है हमारे नीति आयोग की हमारे। नाउ देखते हैं हम अपना नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज अ थिंक टैंक? आप सिंपल देखो कि थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट की एक सोचने वाला, एक आप कह सकते हो एक मशीनरी की तरह काम करता है। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, अब प्लानिंग करनी है, तो जैसे हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, तो वो सोचने का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग के जितने भी स्पेशल मेंबर्स हैं, जितने भी इंटेलिजेंट और आपका जितने भी मेंबर्स, हमारे कॉम्पोजिशन जो होती है नीति आयोग की, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिल के डेलिब्रेशंस करके सोच समझ कर हमारे यूनियन गवर्नमेंट को जो कुछ भी आगे प्लानिंग करनी होती है उसके बारे में बताते हैं। तो नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लेने, प्लानिंग करनी है, लॉज बनाने हैं, उस पर सोच विचार करने का काम, उस पर जो है डेलिब्रेट करने का, पूरा सोच समझ के पूरा प्लान फ्रेमवर्क तैयार करने का काम किसका होता है? हमारे नीति आयोग का। देयरफॉर इट इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब किस चीज़ के बारे में मेजर 2 से 3 बातें बता रखी हैं जिसके बारे में नीति आयोग जो है हमारा काम करता है। अगर आप वैसे नेट पे देखोगे तो पूरे फंक्शंस पे गिवन होते हैं हमारे को नीति आयोग के, जो प्रॉपर फंक्शंस है। आप चाहो तो उनको भी लर्न कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग। बट जो हमारे एडिट PDF में गिवन है अभी हम उनको पढ़ते हैं। तो एडिट PDF में हमें बताया है बेसिकली नीति आयोग वर्क करता है टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसके इंटरेस्ट को बिल्ड करने के लिए नीति आयोग वर्क करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अच्छी बनाने के लिए नीति आयोग वर्क करता है। और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ भी हमारा नीति आयोग बनाता है। एंड साथ ही के साथ जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की हमारी कंट्री को ज़रूरत होती है वो भी हमारा नीति आयोग बनाता है। जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रोग्राम है उस पर नीति आयोग सोचेगा। स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनानी है वो नीति आयोग सोचेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी नीति आयोग सोचता है। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो हमें डिसीजन लेने होते हैं, पॉलिसी लेने होते हैं, उस पर भी थिंकिंग कौन करते हैं? हमारे नीति आयोग के मेंबर्स। और फिर वो यूनियन गवर्नमेंट को बताते हैं। अब ये जो नीति आयोग है गाइज, इट वर्क्स ऑन द बॉटम्स अप अप्रोच। ठीक है, और ये अप्रोच हमारे फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया नीति आयोग में कैसे कॉम्पोजिशन है, जैसे एनडीसी की कॉम्पोजिशन, जैसे एनडीसी में स्टेट के मेंबर्स होते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वैसे और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे ही नीति आयोग में भी हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। ठीक है, तो जो है हमारा ये जो हमारा नीति आयोग है ये बॉटम्स अप अप्रोच पे चलता है। अब बॉटम्स अप अप्रोच मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हो गए वो जो है डिसाइड करते हैं जो कुछ भी उन्हें अपनी स्टेट्स के लिए करना है, एंड वॉट एवर जो उनको रेलिवेंट लगता है फिर वो जो है हमारे यूनियन गवर्नमेंट नीति आयोग को बताते हैं, एंड देन हाँ सब कुछ फाइनलाइज होता है। बॉटम्स अप
अप्रोच, यानी कि ये जो है स्टेट की जो गवर्नमेंट की जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं बात को, फिर वो यूनियन गवर्नमेंट को बताते हैं। तो स्टेट हो गया हमारा सेकंड एंड ऊपर हमारा सेंटर होता है, तो बॉटम अप। जब हमारा प्लानिंग कमीशन था गाइस तब हमारा टॉप टू बॉटम अप्रोच चलता था। वहाँ पे क्या होता था, सेंटर सब कुछ सोचता था एंड देन सेंटर जो है बताता था स्टेट गवर्नमेंट्स को। बट नीति आयोग वो अप्रोच किस पे चलती है, बॉटम्स अप अप्रोच पे, यानी कि नीति आयोग जो है हमारा, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर्स हो गए जो उनको सही लगता है अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग वो उस पर सोचते हैं, फिर वो उसके बारे में नीति आयोग को बताते हैं एंड देन नीति आयोग में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इसकी वर्किंग कैसे चल रही है, बॉटम्स अप अप्रोच पे, यानी कि स्टेट का जो कुछ भी अपना स्टेट को जो कहना होता है उसके बारे में भी सोचा जाता है, उससे भी प्रेफरेंस दी जाती है एंड देन फाइनल डिसीजन लिया जाता है। वहाँ हमारा अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चलता था। एंड जैसे कि हमारा नीति आयोग बॉटम सब अप्रोच पे चल रहा है, तो नीति आयोग जो है फेडरलिज्म की स्पिरिट को भी हमारा जो है इंश्योर करे। फेडरलिज्म क्या है, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, यानी कि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो नीति आयोग फेडरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, क्योंकि नीति आयोग के बॉटम सब अप्रोच से हम स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है इक्वली जो है उनको पार्टिसिपेट करने की डिसीजन मेकिंग में और उनके जो है उनके साथ एक कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हर स्टेट की हर एक कंट्री जो है वो जो है डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन पाए। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, देखो, बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम्स अप अप्रोच द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो है हमारी कंट्री में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट एक कॉपरेशन भी उन्हें फील होगा जब उन्हें पता चलेगा, जब समझ में आएगा, हर एक स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी बात रख पाएंगे इन फ्रंट ऑफ द नीति आयोग, ठीक है। एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। अब सभी स्टेट के मिनिस्टर्स वहाँ जाते हैं नीति आयोग में, तो सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है एंड इट इंश्योर्स एंड इट स्ट्रेंथन्स द स्पिरिट ऑफ आवर फेडरलिज्म आल्सो। तो दिस इज ऑल अबाउट नीति आयोग। अब गाइस नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या है और नीति आयोग के फंक्शंस क्या है, इफ यू वांट टू रीड, हमारे देखो हमारे एडेड पीडीएफ में तो बस हमें इतना ही गिवन है, बट इफ यू वांट टू रीड द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस तो एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ। नीति आयोग की कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस आल्सो, तो इसको मैंने पिन कमेंट में पेस्ट कर दिया, आप रीड कर सकते हो। नीति आयोग के कॉम्पोजिशन के, यानी कि नीति आयोग के कौन कौन मेंबर्स होते हैं, अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू कैन राइट इट, और साथ ही के साथ फंक्शंस तो मैंने आपको जो शॉर्ट हमें एडिट पीडीएफ में बताया वो तो हमें पता चली गई है। एक्स्ट्रा फंक्शंस अगर आपको लर्न करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ऐसे ही डिटेल वे में पढ़े होंगे विद द एडेड टॉपिक्स। तो यहाँ मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया है एंड एडेड टॉपिक्स भी पढ़ा दिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में, वहाँ से आप जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप जो है इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो पिंड कमेंट में जो नोट्स गिवन है आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।